Hello student, today we are going to learn about special purpose books, other book. ठीक है, मेरी पिछली वीडियो में आपने सीखा था कि कैश बुक क्या होती है। कैश बुक में जितनी भी कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स थी, चाहे वो रिसीप्ट से रिलेटेड थी, ठीक है, रिसीप्ट से रिलेटेड, चाहे वो पेमेंट से रिलेटेड थी, ये सब पेमेंट और रिसीप्ट्स कहाँ जाती थी? कैश में। लेकिन कैश को भी छोड़ के कुछ ट्रांजेक्शन्स होती हैं, उन ट्रांजेक्शन्स के साथ क्या किया जाता है, ये सब हम पढ़ेंगे स्पेशल पर्पस बुक में। ठीक है, स्पेशल पर्पस बुक को आप सब डिवीजन ऑफ जर्नल भी बोल सकते हो। इसके अंदर आप परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, ठीक है, सेल्स रिटर्न बुक और जर्नल प्रॉपर बनाओगे। फिर उनकी पोस्टिंग कैसे करोगे ये आज मैं आपको सिखाऊंगी। तो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी एस्पिरेंट्स के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चाहे वो EMRS के हों, चाहे वो HTET के हों, UP TET के हों, या DSSB PGT कॉमर्स के हों। साथ के साथ जितने भी स्टूडेंट्स JS अकाउंटेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। और 11th-12th के बच्चे भी इस यहाँ से सीख सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो के अंत में मैंने कुछ MCQs रखे हैं। पहले मैं कॉन्सेप्ट सिखाऊंगी, उसके बाद में मैं MCQs आपको कराऊंगी। तो जर्नल को जब हम सब डिवाइडेड कर देते हैं किसमें? बुक्स में। ठीक है, यानी जर्नल को हम अलग अलग बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डिवाइड कर देते हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं स्पेशल पर्पस बुक। जर्नल की पहले हम ओरिजिनल एंट्री कहाँ करते हैं? जर्नल में। ठीक है, जर्नल को आप ओरिजिनल बुक बोलते हो। उसके बाद आप लेजर में पोस्टिंग करते हो, लेजर को आप प्रिंसिपल बुक बोलते हो। ठीक है, प्रिंसिपल बुक। बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स होती हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स होती हैं, जिनको हम डिवाइड कर देते हैं ताकि काम आसान हो सके और एक्सपर्ट्स को हायर कर सके। ठीक है, एक्सपर्ट्स उन्हें इजीली हैंडल कर सके। तो कहाँ हम डिवाइड करते हैं? कैश बुक, इससे पहले वाली वीडियो प्लेलिस्ट से निकाल लें। और कैश बुक मैंने फुल डिस्कस किया हुआ विद MCQs, 2 पार्ट्स में बनाया था। देन परचेज बुक, आज हम बताएंगे कि परचेज बुक क्या है, सेल्स बुक क्या है, परचेज रिटर्न। और हाँ, रिटर्न जब आप कहीं करते हो तो उसे रिटर्न आउटवर्ड बोलते हो। देखिए, अगर आपने कुछ परचेज किया है, ठीक है, आप परचेज करके लाए, अब आपको कोई चीज पसंद नहीं आई ड्यू टू बैड क्वालिटी, ठीक है, तो अब आप उसको रिटर्न करो, वापस कर रहे हो ना, तो आपके हाथ से ये आपके हाथ से वो सामान जा रहा है, तो रिटर्न आउटवर्ड। ठीक है, तो रिटर्न आउटवर्ड जहां भी दिखेगा ये आपका परचेज रिटर्न है, PR करके याद रखना। बट जब आपने कुछ सेल्स कर दिया हो, ठीक है, आपने कुछ सेल कर दिया था, सेल कर दिया, कस्टमर, ये कोई और कस्टमर है जो आपसे माल ले गए, अब इन कस्टमरों को आपका प्रोडक्ट पसंद नहीं आया ड्यू टू बैड क्वालिटी बोल सकते हो, या अकॉर्डिंग टू देयर चॉइस या प्रेफरेंस, आपको इन्हें पसंद नहीं है, तो अब ये आपको वापस कर रहे हैं। ठीक है, आप यहाँ फॉर्म के मालिक हो, आपके पास देखिए गुड्स वापस आ रही है, ठीक है, जिन्हें आप बोलते हो आ रही है, तो इनवर्ड वापस आना, तो रिटर्न इनवर्ड भी वर्ड लिखा होगा। जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन में आपको सेल्स रिटर्न वर्ड लिखा मिले। ठीक है, तो वर्डिंग पे आप ध्यान दें ताकि MCQs कर सके। रिटर्न इनवर्ड का मतलब क्या होता है? सेल्स रिटर्न, SR करके याद रखेंगे, सेल्स रिटर्न। ठीक है, जहां भी RI को रिलेट कर देना SR से, ठीक है, और RO को रिलेट कर देना PR, परचेज रिटर्न से। और हम जनरल प्रॉपर, डिस्काउंट की एंट्री में, सेट्स की एंट्री में, डेप्रिसिएशन की, ये सारी कहाँ जाएंगी? जनरल प्रॉपर में। ठीक है, तो इन्हीं जब हम बुक्सों को बनाएंगे, इनके बारे में जब हम पढ़ेंगे, तो इन्हें ही बोलते हैं सब्सिडी बुक। सब्सिडी बुक मतलब हेल्पिंग बुक, या फिर हम इन्हें स्पेशल पर्पस बुक बोल सकते हैं, या हम इन्हें स्पेशल जर्नल बुक बोल सकते हैं, और इन्हें बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी बोल सकते हैं। 4 नाम याद रखने हैं आपको, SSS करके याद रख लेना। ठीक है, S फॉर सब्सिडी बुक, ठीक है, S फॉर स्पेशल जर्नल बुक, और S फॉर ही आपका क्या हो जाएगा? स्पेशल पर्पस बुक। ठीक है, अब बुक्स ऑफ ओरिजिनल भी आप इन्हें बोलते हैं, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। सब डिवीजन ऑफ जनरल बुक, तो सब्सिडी बुक या स्पेशल जनरल बुक, और दूसरी तरफ आपने जनरल प्रॉपर या जनरल को रख दिया। स्पेशल पर्पस में आपकी कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, यानी स्पेशल के अंदर आपकी 5 आ गई। ठीक है, याद कैसे रखोगे? आपके हाथ में देखो 5 फिंगर है, 5 बुक्स। कौन कौन सी आ गई 5 बुक्स? ये 5 लघवी एस जैसा रहा है। ठीक है, S फॉर सब्सिडी बुक, सब्सिडी में 5 बुक, कौन सी? कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक,
परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न। दो तो सेल्स की हो गई, सेल्स और सेल्स रिटर्न, दो परचेज की होगी, सेल्स परचेज और परचेज रिटर्न, और एक आपकी कैश होगी, 5 हो गई। और एक्स्ट्रा आपकी कहाँ चली जाएंगी? दूसरा टाइप क्या है आपका? जनरल प्रॉपर। या जनरल प्रॉपर को आप जनरल जनरल भी बोलते हो, यहाँ से क्वेश्चन आता है जनरल प्रॉपर को क्या बोलते हो? जनरल जनरल। ठीक है, ये सब मैं आपको कैश बुक में भी डिस्कस करा चुकी हूँ उससे पहले वाली वीडियो। डिस्काउंट की, ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? देखिए, कई बार क्या होता है कि जो सेलर है, ठीक है, वो ट्रेड डिस्काउंट प्रोवाइड करता है। बेचने वाला क्या करता है? बेचने वाला लिस्ट प्राइस जो कि प्राइसिंग है, ठीक है, एमआरपी है, उस पे कुछ डिस्काउंट दे देता है। डिस्काउंट यानी उस प्राइस को थोड़ा कम कर देता है, लेस कर देता है। जैसे कि 50 रुपए का कोई सामान है, उस पर 10% डिस्काउंट यानी 5 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, तो अब सामान वो आपको 45 रुपए पे पड़ेगा। ठीक है, यही होता है आपका ट्रेड डिस्काउंट। व्यापार को बढ़ाने के लिए, अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए सेलर द्वारा दिया गया ये डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट कहलाता है। ठीक है, लेस प्राइस क्वांटिटी इनटू प्राइस पर आर्टिकल। जितने के आपने क्वांटिटी बेच रहे हो, 10 पेन बेच रहे हो और 10 रुपए का एक है, तो 100 रुपए हो गया आपका प्राइस। ठीक है, आपकी रेवेन्यू। ठीक है, जिसमें से अगर आप ट्रेड डिस्काउंट देना चाहते हो 10%, तो 100 रुपए में से अगर 10% लेस कर देगा तो 90 रुपीज की आ जाएगी आपकी। अब इसमें आप एक्सपेंसेस जैसे फ्रेट, कार्टेज एक्सेट्रा ऐड कर सकते हो, तो इसे आप बोलते हो टोटल पेबल अकाउंट। ठीक है, टोटल पेबल मतलब जितना आपको पे करना है। आगे देखिए, कॉस्ट क्या होती है? कॉस्ट जब आप किसी चीज को खरीद के लाते हो तो उसे कॉस्ट कहते हो। ठीक है, फिर एक्सपेंस क्या होते हैं? एक्सपेंस जैसे कि आपने कोई किराया भाड़ा दे दिया, कार्टेज, ठीक है, चुंगी भाड़ा होता है, ठीक है, या पैकिंग मटेरियल पे आपने कुछ खर्चा कर दिया, या सेलर ने पे किया है। ठीक है, तो इन सब कॉस्ट क्या होती है? जो सीधा रिलेटेड होती है परचेज से। और एक्सपेंस कौन से होते हैं? जो फ्रेट, कार्टेज, पैकेजिंग, ये सारे रिलेटेड होते हैं एक्सपेंस। टोटल पेबल वो अमाउंट जिसमें आपको कॉस्ट और एक्सपेंसेस दोनों ही शामिल करने होते हैं। चाहे तो आपने परचेज करते वक्त कुछ कॉस्ट लगी हो या एक्सपेंसेस, दोनों को अगर आप टोटल कर दोगे उसे टोटल पेबल है। ठीक है, एट द एंड स्पेशल जो पीरियड होता है, चाहे आप 1 वीक का रख लो, 4 नाइट होता है 15 डेज का, चाहे 15 डेज का रखो या 1 मंथ का रखो। ठीक है, तो परचेज बुक में टोटल हम करते हैं क्या? टोटल करेंगे हम कि हमने कितना परचेज किया सामान। ठीक है, तो जब भी हम परचेज करते हैं तो परचेज बुक कब बनाई जाती है? इससे पहले वीडियो में मैंने बताया, जब भी कोई माल क्रेडिट पे परचेज किया होगा, तो क्रेडिट पे परचेज किया होगा तो यहाँ पार्टी का नाम आ जाएगा जिससे हमने खरीदा होगा। जैसे मैंने राम से माल उधार लिया है तो परचेज अकाउंट डेबिट टू राम। ठीक है, अब आप कहोगे मैडम कैश में भी तो ले सकते हैं, तो जितना भी कैश से रिलेटेड होता ना वो तो मैंने कैश बुक में बना दिया। ठीक है, कैश की पेमेंट कैश बुक में चलेगी, नगद में परचेज करोगे कैश बुक में जाओगे। यहाँ परचेज और सेल्स इन सब सब्सिडी बुक में सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट की ट्रांजेक्शन हो रही है। पहली बात तो आप ये याद रखोगे कि हम परचेज बुक में सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट परचेज की ही ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो हम सामान उधार में ला रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए फीचर्स। ठीक है, फीचर्स ऑफ परचेज बुक, तो परचेज बुक को आप परचेज जनरल भी बोल सकते हो। जितना भी आप माल उधार में परचेज करके लाओगे, ठीक है, कि जितना भी माल आप बेचना चाह रहे हो, कोई मटेरियल ला रहे हो, ठीक है, या खुद माल बना रहे हो, ठीक है, तो परचेज बुक में क्या करोगे? जब भी क्रेडिट कोई भी आइटम लाओगे, क्रेडिट क्या? सिर्फ और सिर्फ गुड्स। यहाँ पे आप गुड्स ही रिकॉर्ड करोगे, एसेट्स की बात नहीं कर रही हूँ। एसेट्स आपकी जनरल प्रॉपर में जाएंगी, बाद में बताऊंगी जनरल प्रॉपर में क्यों जाती है। ठीक है, यहाँ सिर्फ गुड्स। गुड्स क्या होती है? जिन्हें आप रेगुलर बिजनेस में बेचते हो, ठीक है, डीलिंग करते हो, तो यही आपकी एंट्री परचेज बुक में जाएंगी। और एसेट्स लाओगे, कंप्यूटर लाओगे, ऑफिस यूज के लिए लाओगे, तो वो सारी जनरल प्रॉपर में जाएंगी। जिन चीजों को आप बेचने के लिए नहीं लाए हो, बस ऑफिस के यूज के लिए लाए हो, ठीक है, एसेट्स की तरह यूज इस्तेमाल करना चाह रहे हो, तो जनरल प्रॉपर में दिखाओगे।
जो कैश परचेजेस हैं वो यहाँ रिकॉर्ड नहीं की जाएंगी, मैंने बता दिया, क्योंकि वो परचेज बुक में नहीं कैश बुक में आ, जितनी भी कैश परचेजेस है कैश बुक में जाएंगी, और जब उधार खरीदोगे तो परचेज बुक में आ जाएंगी। ठीक है, तो परचेज बुक क्या कहती है कि परचेज बुक जब भी आप रिकॉर्ड करोगे तो जो आपको इनवॉइस मिलेगी, इनवॉइस क्या होता है, जो बिल, ठीक है, जितने पे आप सामान खरीद के लाए हो, जिससे आप खरीद के लाए हो, जिसने माल आपको बेचा सप्लायर ने, वो आपको देगा। और सप्लायर ने आपको कितना ट्रेड डिस्काउंट दिया है वो भी वहां मेंशन होगा। ट्रेड डिस्काउंट की कोई स्पेशल एंट्री नहीं होती, नो एंट्री, ठीक है, बट हाँ प्राइस में से लेस करके आप इसे शो जरूर करोगे। नेक्स्ट देखिए, इनवॉइस क्या होती है, एक डॉक्यूमेंट है जो प्रिपेयर किया जाता है सेलर के द्वारा और भेज दिया जाता है कस्टमर को। ये आप सेलर हो, ठीक है, इसे माल बेचना था, ये यहाँ कस्टमर है, ठीक है, तो कस्टमर को सेलर बेचता है, ठीक है, सेलर भेजेगा एक डॉक्यूमेंट बना के, कागज का एक टुकड़ा बना के भेजेगा, जिसमें शो किया जाएगा कितनी चीजें इसने बेची है, ठीक है, सोल्ड गुड्स कितना, क्या सामान बेचा है, जैसे पेन बेचा है, ठीक है, चौक डस्टर बेचे हैं, तो कितनी क्वांटिटी पे बेचे हैं, किस प्राइस पे बेचे हैं, एक तरह से ना डिस्क्रिप्शन है। जैसे आप पिज्जा ऑर्डर करते हो तो कितना पिज्जे मंगाए हैं, कौन सा पिज्जा है, क्या प्राइस है, ये सब लिखा होता है ना, तो यही है, इसी तरह समझ लो, कितना आपको डिस्काउंट मिला। आप ऑनलाइन ऑर्डर करते तो आता है ना, एक आपके उस पे स्लिप लगी हुई आती है, ठीक है, जिसमें आपकी सारी डिस्क्रिप्शन सब कुछ लिखा होता है, कितना प्राइस है, कितनी क्वांटिटी है, कितना डिस्काउंट है, तो इसी को बोल रहे हो आप इनवॉइस, ठीक है, आपने कितना खर्चा किया है। बेसिकली मैं बोलूँ आपने कितने में परचेज किया है उसकी डिटेल, इसी को आप इनवॉइस बोल रहे हो। यूटिलिटी ऑफ परचेज बुक, परचेज बुक हम क्यों बनाते हैं, क्या बेनिफिट है। देखिए, जब हम परचेज बुक बनाएंगे तो ये रिड्यूस कर देता है क्या, वर्कलोड को। वर्कलोड क्या, जो पास कर रहे थे हम जनरल एंट्री बुक में, ठीक है, तो क्रेडिट की तो हम परचेज बुक में कर देते हैं, ठीक है, तो जो क्रेडिट ट्रांजेक्शन है उसके लिए एक पर्सन को रख लेंगे, वो क्रेडिट कर देगा, कैश वाला कैश बुक में कर देगा, इससे वर्कलोड कम हो जाता है, एक ही आदमी झंझट में नहीं पड़े फंसेगा, ठीक है, भाई मैं कैश की कर रहा हूँ तुम क्रेडिट की करते रहो। तो लेजर पोस्टिंग होगी वो भी आसान हो जाएगी, कैश वाला अलग एक कैश बुक बना देगा, ठीक है, परचेज वाला परचेज बुक में एंट्री कर देगा, परचेज का लेजर बना देगा। कैश बुक का लेजर और कैश बुक एक ही होती है, अलग से लेजर नहीं बनाया जाता, यहाँ से एक क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। और भी पॉसिबिलिटी क्या होती है, पीरियडिक, पीरियडिक क्या होता है कि आप पूरे एक साल का कर रहे हो पीरियडिक टोटल, ठीक है, अकाउंटिंग ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है 31 मार्च तक का, कितना उधार पूरे साल में सामान आया इसका आप जो टोटल कर रहे हो। और इससे इजी हो जाता है कि कितने प्राइस की कैलकुलेशन करनी, कितना डिस्काउंट मिला, ठीक है, ये सारी चीजें आपको इजी हो जाती हैं। अलग अलग जब आप सेपरेट परचेज बुक क्रेडिट की अलग से बना देते हो, कैश की अलग से बना देते हो। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ मैसेज राजेश एंड कंपनी, ठीक है, दिल्ली, प्रिपेयर द परचेज बुक फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2022 की राकेश की कंपनी की इंफॉर्मेशन दी हुई है, ठीक है, तो प्रिपेयर करनी है परचेज। तो ये देखिए, इन द बुक्स ऑफ मैसेज राकेश एंड कंपनी लिमिटेड, जिसकी आप बना रहे हो परचेज बुक, परचेज बुक बनती कैसे है, वही डेट, पर्टिकुलर, इनवॉइस नंबर, ठीक है, लेजर फोलियो, डिटेल्स, और 6 पे अमाउंट, 6 कॉलम की आपकी परचेज बुक बनेगी। तो अगर क्वेश्चन आ जाए परचेज बुक में कितने कॉलम होते हैं, तो 6 हो गया। परचेज बुक में लिखते कैसे, डेट वाले में डेट, पर्टिकुलर में आप डिटेल लिख दोगे, इनवॉइस अगर कोई नंबर दिया है गिवन है तो लेजर फोलियो नंबर गिवन है, डिटेल आप लिखोगे और अमाउंट। 1 मार्च को परचेज किया है आपने मैसेज ब्राउन एंड कंपनी कोलकाता, ठीक है, दूसरी कंपनी जहां से आप सामान लाए हो। अब आप कोई भी बिजनेस करो, ठीक है, तो रॉ मटेरियल तो लाओगे, कच्चा माल तो कुछ खरीद के लाओगे, या कोई भी माल लाके जब ही तो बनाओगे बेचोगे, ठीक है, तो जब आप कुछ खरीद के लाते हो सप्लायर से, तो उसकी डिटेल आप परचेज बुक में बना रहे हो। तो ब्राउन एंड कंपनी कलकत्ता से लाए हो, 5 ग्रोस पेंसिल लाए हो, और 1200 की एक है, ठीक है, पर ग्रोस, 5 अगर लाए हो ग्रोस पेंसिल और 1200 की एक है, तो टोटल कितनी हुई, मल्टीप्लाई कर दो, 6000 की हुई। बस यही लिखना है आपको कि 1 मार्च को मैं
मिसेस ब्राउन एंड कंपनी कोलकाता से क्या लाया, 5 ग्रोस पेंसिल लाया जो 1200 की एक थी, तो टोटल मैंने लिख दिया 6000 का। उसी दिन मैं 2 दर्जन रजिस्टर लाया, 500 रुपए पर दर्जन, ठीक है। तो 2 दर्जन में कितने आते हैं, ये देखिए, 2 दर्जन 500 रुपए का पर डजन, यानी 12 जो थे एक दर्जन का, उसका प्राइस हुआ 500। तो जो 24 है यानी 2 दर्जन, उसका भी 500। तो टोटल में 2 दर्जन लाया था, ठीक है। कितना हुआ, 1000। यही तो बोल रहा है क्वेश्चन कि मैं फर्स्ट दर्जन का जो प्राइस है फर्स्ट दर्जन का वो 500 रुपए, तो दूसरा जो दर्जन लाया हूँ और 12 लाए उसका भी 500 रुपए, तो 1000 रुपए का टोटल माल मैं यहाँ लाया, ठीक है। तो अगर मैं सिर्फ 1 तारीख का टोटल करने बैठूं, 1 तारीख को मैं 2 चीज लाई, पेन लाई और रजिस्टर लाई, दोनों का प्राइस 7,000 रुपए था, और लेस कर दिया ट्रेड डिस्काउंट 10%। और मैं जब इतना माल लेके आई 7,000 का, तो सेलर बोला चलो तुम इतना खरीद रहे हो तो मैं तुम्हें ट्रेड डिस्काउंट दे देता हूँ 10%। ट्रेड डिस्काउंट की कोई एंट्री तो नहीं होती, एक क्वेश्चन यहीं से बन जाता है, ठीक है। लेकिन इसे लेस करके तो जरूर दिखाते हैं प्राइस से। टोटल प्राइस मेरा 7,000 रुपए का है ही, 7,000 का आप 10% निकाल लो, ठीक है। 10 से ये कैंसिल, 10 से ये रिमेनिंग बचा 700 रुपए। 700 रुपए मैं 7,000 में से लेस कर दूं तो 6,300 रुपए का मेरा एक। अब 4 मार्च, 1 मार्च का तो हमने हिसाब कर दिया यहाँ तक का पूरा टोटल, ठीक है। कि 7,000 का माल था, 700 रुपए का डिस्काउंट मिलके मुझे 6,300 का मिल गया, ये यहाँ तक कंप्लीट मेरा हो गया। अब 4 मार्च की बात करते हैं। 4 मार्च ये रहा, कहाँ से लाए हैं? इस बार हमने जो माल खरीदा ना पेपर कंपनी दिल्ली से, अब कहीं और से माल लाए हैं, हमारी मर्जी, हम कहीं से भी लाए, जिससे लाए हैं उसका नाम लिख दिया। 8 रीम ऑफ व्हाइट पेपर, 500 रुपए पर इंच। 500 रुपए का एक है और 8 ला रहे हो, ये तो आप भी खरीदते हो, 500 का एक और 8 चीज खरीदनी है तो मल्टीप्लाई करते हो, 4,000 का सामान हो गया, ठीक है। 10 रीम ऑफ रूल पेपर, 600 पर रीम, 600 रुपए की एक रीम है, ठीक है। 10 रुपए का 10 लाए हो तो 6,000 ये हो गए आपके। ये भी लिख दिया हमने, जैसे जैसे क्वेश्चन दिया उठा के बस पेस्ट कर दो। देखो ये लाइन यहाँ दी है, उठा के ये मैंने यहाँ लिख दी, कुछ नहीं करना, टोटल बस यहाँ कर दिया। 10 रीम ऑफ 10 ये मैंने लिख के यहाँ टोटल कर दिया, ठीक है। सेम लिखा है, कुछ दिमाग नहीं लगाना इसमें, बस मल्टीप्लाई करना आना चाहिए। कह रहा है ट्रेड डिस्काउंट 10%। अब ट्रेड डिस्काउंट निकालना आना चाहिए टोटल पे। टोटल कितना है, 4,000 का एक सामान लाए, 6,000 का। 10,000 का जब कुछ लाते हो और कोई कहे कि 10% डिस्काउंट दे रहा हूँ, तो एक जीरो से ये जीरो काट दो, एक जीरो से ये, यहाँ 1 2 3 जीरो बची, 3 जीरो का मतलब 1,000 रुपये बचे। 10,000 का टोटल था, 1,000 का कोई आपको डिस्काउंट दिया तो आपकी जेब से तो 9,000 जाएंगे, 9,000 आपका अमाउंट में आ गया। आगे 5 मार्च, 5 मार्च को क्या हो रहा है कि परचेज कर रहे हो कुछ, क्या परचेज कर रहे हो, आगे देखिए। 5 मार्च की एंट्री पे आ जाइए। 5 मार्च को परचेज किए जा रहे हैं 80 रेनॉल्ड्स पेन, 5 रुपए का एक है, मिसेस वर्मा ब्रॉफ दिल्ली। तो इस एड्रेस को यहाँ लिख दो जिससे लाए हो, 5 मार्च डेट लिख दो और ये एड्रेस पेस्ट कर दिया। मैंने यहां से उठा के परचेज 80 रेनॉल्ड्स 5 रुपीज का ईच, सेम ये लिख दिया, 80 रेनॉल्ड्स पेन 5 रुपीज ईच, मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा काम नहीं किया। अब 80 रुपए का जो एक पेन है, ठीक है, वो 5 रुपए का एक है, 80 पेन कितने के पड़ेंगे, मल्टीप्लाई कर लो, 400 के पड़े, 400 मैंने लिख दिया। यहाँ मुझे कोई भी डिस्काउंट नहीं मिला, जरूरी थोड़ी है आपको हर चीज पे डिस्काउंट कोई दे, ठीक है। आपको कोई डिस्काउंट नहीं मिल रहा तो नहीं दिखाएंगे। तो टोटल अगर आपसे कोई पूछे कि एट द मंथ ऑफ द 31 मार्च आपको बनानी है परचेज बुक, 31 मार्च तक आपने क्या क्या सामान लिया। अब एक महीने में आप 3 चीज स्टेशनरी की उठा लाई पढ़ने के लिए, और आपके पापा आके पूछते हैं कि अभी जो लास्ट ये महीना खत्म हो गया, इस महीने में तूने कितना खर्चा कर दिया, हिसाब तो बता दोगे, सबका टोटल कर दो। 6,300 का एक सामान लाया था, 9,000 का कहीं से और लाया और 400 का कहीं से और, सबका टोटल बस लिख दिया। और जितना भी लाए हो तो खरीद के ही तो लाए हो, ठीक है। खरीदी हुई चीज को क्या बोलोगे, परचेज अकाउंट। जो भी खरीद के लाए हो परचेज अकाउंट में डाल दो। परचेज अकाउंट हमेशा क्या होता है, परचेज जब भी करोगे तो एक खर्चा ही करके आए हो, खर्चा जाता है नॉमिनल अकाउंट में। नॉमिनल अकाउंट आपको पता ही होगा, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट, तो परचेज को इसलिए मैंने डेबिट किया, ये लिख दिया यहाँ पे परचेज डेबिट।
ठीक है। इंपोर्टेंट एंट्रीज आइटम रिलेटेड टू परचेज, परचेज से रिलेटेड कुछ ना आपको वर्ड याद होने चाहिए, इंफॉर्मेशन में दे रही हूँ, देखिए फ्रेट और कार्टेज। ये फ्रेट और कार्टेज क्या है? जब भी कोई माल बेचेगा, ठीक है, तो उसमें फ्रेट का चार्जेस इंक्लूड करेगा। फ्रेट कार्टेज कि अगर मैं कोई माल बेच रही हूँ और मैं ये सेलर हूँ, ठीक है, मैं माल बेच रही हूँ और मैं यहाँ से गोदाम से कुछ खरीद के लाई थी, रेडीमेड माल बेच रही हूँ मैं, चलो जींस बेच रही हूँ। मैं जब यहाँ गोदाम में गई थी तो यहाँ से मेरा ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट तो समझते हो, किराया भाड़ा जो मैंने गाड़ी का लिया सामान लाने में अपने अपनी दुकान तक, फिर यहाँ से आप लेने आ गए, तो मैं टोटल कॉस्ट में जितने में लाई उतने में तो नहीं बेच दूंगी। मैं अगर 50,000 का माल लाई हूँ तो जो गाड़ी का मैंने किराया दिया 5,000 वो भी जोड़ूंगी, ठीक है। तो उसे ही बोलते हैं बस फ्रेट और कार्टेज, यानी बेसिकली किराया भाड़ा है जो कि आपने ट्रांसपोर्ट पे दिया होगा जब भी आप कुछ खरीद के लाए होंगे। ठीक है, तो जब परचेज बुक आप बनाओगे तो उसमें सेपरेट कॉलम मेंटेन करोगे फ्रेट चार्जेस का, कि कितना किराया भाड़ा आप दे के आए हो। ठीक है, किराया है, टोटल कॉस्ट है, तो कॉस्ट है तो खर्चा है, और खर्चे को आप नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है? ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस आर डेबिट। तो कॉस्ट आपकी, खर्चा आपके डेबिट होते हैं। तो फ्रेट एक नाम है खर्चे का, तो फ्रेट या कार्टेज डेबिट हो जाएंगे, ठीक है, परचेज बुक में ही। तो टोटल ऑफ फ्रेट कॉलम में डेबिट में दिखा दोगे। फ्रेट इनवर्ड, अब फ्रेट इनवर्ड क्यों? क्योंकि माल आया, आया आते वक्त किराया दिया तो फ्रेट इनवर्ड, और जब कभी बेचते वक्त, कई बार आप कहते हो ना मैं बेच रहा हूँ सामान और ग्राहक चलो तुम्हारे घर तक मैं माल डिलीवर करवा दूंगा अपनी तरफ से, तो वो भी आप इसी में जोड़ लेते हो कॉस्ट। माल जब भेज रहे हो तो बेचते वक्त आउटवर्ड है, ठीक है। जब आप आउटवर्ड करोगे माल भेज रहे हो और तब ट्रांसपोर्ट का खर्चा देना पड़े, ठीक है, तो वो फ्रेट आउटवर्ड हो जाएगा। आउटवर्ड मतलब बेचते वक्त और इनवर्ड मतलब खरीदते वक्त। तो जब यहाँ पे बात अभी परचेज की हो रही है, तो जब परचेज कर रहे हो फ्रेट इनवर्ड अकाउंट में आपका किराया डेबिट हो जाएगा। तो टोटल ऑफ इनवॉइस प्राइस तो क्रेडिट कर दोगे सेलर अकाउंट में, ठीक है, जिसने बेचा है माल। पैकेजिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं? देखो, आजकल आप देखते हो ना ऑनलाइन मंगाते हो, अमेजोन से कुछ भी ऑर्डर करते हो तो गत्ते में रखा हुआ था कार्डबोर्ड में, ठीक है। अब ये कार्डबोर्ड की भी तो कोई कॉस्ट होती होगी, इसी को बोलते हैं पैकेजिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। जैसे फ्रेट एक कॉस्ट का, एक्सपेंस जितने भी होंगे नॉमिनल अकाउंट क्या था, डेबिट होंगे। तो जो माल बेच रहा है, ठीक है, वो पैकेजिंग भी करता है, तो पैकेजिंग में खर्चा भी आएगा, ठीक है। अब जब आप परचेज बुक बनाओगे तो वहां पे सेपरेट मेंटेन करोगे पैकेजिंग एक्सपेंसेस को, तो टोटल जितने भी पैकेजिंग एक्सपेंसेस है वो भी परचेज अकाउंट में डेबिट होंगे क्योंकि ये भी खर्चे हैं, ठीक है। तो पैकेजिंग जो एक्सपेंसेस हैं वो भी आप डेबिट कर दोगे पैकेजिंग एक्सपेंसेस के नाम से। खर्चे का नाम बस आपको लिख देना पैकेजिंग एक्सपेंसेस, खर्चे सारे होंगे डेबिट ही। तो जब टोटल इनवॉइस यानी जब आप बिल बना के दोगे तो उसमें भी आप क्रेडिट कर दोगे सेलर अकाउंट में ही, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, परचेज कर रहे हो गुड्स फ्रॉम जोशी ब्रोस से मुंबई से, ठीक है, तो ये एड्रेस मैंने लिख दिया। क्या ला रहे हो? 10 फ्लिप्स ट्यूबलाइट 200 रुपए की एक, 10 ला रहे हो 200 रुपए की एक, गुना कर दो 2,000 का सामान लाए, ये लिया है, ठीक है। आगे कह रहा है कि अब 50 कम्पटोन बल्ब लाए, 100 रुपए की एक, 10 लाए हो, सॉरी 50 लाए हो और 100 रुपए की एक, तो इसे भी मल्टीप्लाई कर दो, 5,000 की ये लिया है आप। और आगे कह रहा है ट्रेड डिस्काउंट 10 रुपए का मिला, तो ये ट्रेड डिस्काउंट 10%। अब 5,000 का कुछ लाइए, 2,000 का कुछ, यानी टोटल हो गया 7,000, 7,000 पे 10%, 700 रुपए टोटल आ गया आपका। अगली 6 तारीख को फिर कुछ उठा लाए 200, अगली 6 तारीख को परचेज फिर कर लाए 20 हवेली ट्यूबलाइट 180 की ईच है, तो 20, ठीक है। जो भी आप ला रहे सामान टोटल करते जाओ, डिस्काउंट को लेस कर दो बस। अच्छा, इसमें जो ध्यान देने वाली चीजें हैं आपकी वो मैं बता दूं, जब कैश की परचेज की एंट्री आपको क्वेश्चन में दी होगी वो आपको इग्नोर करनी है, क्योंकि परचेज बुक में कैश की एंट्री हम करते ही नहीं है, वो तो हमारी कैश बुक में चली जाएंगी। तो आपको कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर कैश बुक की कुछ एंट्री देता है जो कि परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं होंगी, आपको सिर्फ वो इग्नोर करनी है, छोड़ देनी, ठीक है।
देखिए, जो आपने अभी परचेज बुक बनाई, अगर क्वेश्चन आपसे ये कह दे कि उसकी जनरल प्रिपेयर कर दो, परचेज बुक जो आपकी दी है उसकी जनरल कैसी होती? परचेज जब भी करोगे वो एक डेबिट करोगे क्योंकि वो एक्सपेंस है। फ्रेट इनवर्ड, खरीदते वक्त को किराया दिया वो भी डेबिट है। खरीदते वक्त कोई पैकेजिंग की खर्चा हुआ वो भी डेबिट है। और जहां जहां से लाए हो सेलर्स के नाम, मैंने कहा ना सेलर के नाम जिनसे आप लाए हो उनको बस क्रेडिट कर देना। तो ये देखो, जॉन जोशी ब्रॉस से लाए तो उसका नाम लिख दिया, राकेश से लाए उसका नाम लिख दिया, सुप्रीम इलेक्ट्रॉनिक से लाए तो उसका नाम लिख दिया, और उनके अकाउंट में ये अमाउंट डाल दिए कितने का लाए। आगे देखिए, मैकेनिक्स ऑफ पोस्टिंग ऑफ परचेज बुक। परचेज बुक को लेजर में आप कैसे पोस्टिंग करते हो? अब आपको परचेज बुक तो बना दी, ठीक है। अगर क्वेश्चन ये कहे कि परचेज बुक तो आपने परचेजेस की दिखा दी लेकिन जुड़े हुए उससे लोगों के लेजर अकाउंट बनाओ, जैसे जिनसे आप लाए थे जो अलग अलग सेलर है ना उनके अगर आपको लेजर अकाउंट बनाने हैं तो वही है। एंट्री क्या होती है? परचेज अकाउंट डेबिट टू सेलर, सेलर का नाम जैसे कि जोशी है, ठीक है। परचेज क्या हो रहा है? डेबिट, तो परचेज, ठीक है। परचेज हो रहा है डेबिट, तो परचेज बुक में तो आपने कर दिया होगा डेबिट में। अब यहाँ जोशी का लेजर बना रहे हो तो जोशी क्या हो रहा है? क्रेडिट, तो इसके क्रेडिट में आ जाइए और बाय परचेज लिख दीजिए। लेजर पोस्टिंग में सिखा चुकी हूँ, मेरी प्रीवियस वीडियो प्लेलिस्ट से आप देख सकते हैं, वहां आप सीख लोगे कि जो भी चीज का आप लेजर बना रहे हो, अगर जैसे सेलर का बना रहे हो, सेलर क्रेडिट हो रहा है तो उसके क्रेडिट में उसके साथ वाले डेबिट आइटम का नाम लिख देते हो, बाय परचेज। राकेश का बनाओगे यहाँ भी बाय परचेज, ठीक है। इस तरह से आप दिखा दोगे। चीजें देखिए, क्वेश्चंस कहाँ से बनते हैं? डिफरेंस बिटवीन परचेज बुक और परचेज अकाउंट, ये दोनों में क्या अंतर है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहाँ से एमसीक्यूज आपके बन जाएंगे, ठीक है। आगे मैं एमसीक्यूज भी कराऊंगी, लास्ट तक बने रहें। पार्ट देखिए, बेसिस के ना पार्ट, आपको बेसिस चीजें भी डिफेंस की पता होनी चाहिए। अगर पार्ट की बात करूं तो जनरल का ये पार्ट है, इट्स अ पार्ट ऑफ जनरल। परचेज बुक जो है वो जनरल का ही एक पार्ट है, लेकिन परचेज अकाउंट की बात आएगी ना, अकाउंट जहाँ लिखा है वो पार्ट लेजर का है। बुक, बुक रिलेट है आपकी जनरल से, बी जे याद रख लो या जे भी याद रख लो, जनरल से बुक रिलेट है, ठीक है। और अकाउंट आपका एल ए, एल ए याद रख लो, ए एल याद रख लो, लेजर से आपके अकाउंट रिलेट है। फॉर्मेट की बात करूं तो लेजर अकाउंट डज नॉट हैव डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम, यहाँ डेबिट और क्रेडिट कॉलम नहीं थे, ठीक है। अभी मैंने आपको कराया था तो वहां पे क्या था? डेट थी, पर्टिकुलर था, ठीक है, और इनवॉइस नंबर था, इनवॉइस नंबर, और लेजर फोलियो था और डिटेल थी, ठीक है। डिटेल के बाद क्या था? अमाउंट। डेबिट क्रेडिट ऐसा नहीं था, लेकिन हाँ अगर लेजर बनाते हो तो वहां डेबिट का क्रेडिट का कॉलम जरूर होता है। आगे बात करेंगे, कंटेंट की बात करें तो जब हम क्रेडिट परचेज करते हैं सिर्फ और सिर्फ उन्हीं डीलिंग का, जो भी हम उधार लाए सिर्फ उसी का हम रिकॉर्ड करते हैं परचेज बुक में, ठीक है। बट अगर हम लेजर की बात करें तो क्रेडिट हो चाहे कैश परचेज किया हो हमने, वो सब रिकॉर्ड किया जाता है लेजर में। लेजर में दोनों है, ठीक है। कैश प्लस क्रेडिट दोनों है लेजर में। लेजर आर एल से याद रखो, लार्ज बड़ा है, बड़ा है तो कैश, और क्रेडिट सी सी, कैश और क्रेडिट दोनों आ रहा है, ठीक है। बुक, बुक छोटी थी, ठीक है, बुक छोटी थी, ठीक है, छोटी थी, तो फिर इसमें क्या आ रहा था? सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट ही आ रहे थे। बीसी करके याद रखते ना, बुक में सिर्फ क्रेडिट चीजें आ रही। आगे देखिए, परचेज बुक की मैं अगर बात करूं तो जो पोस्ट कर रहे थे हम, ठीक है, परचेज टोटल जो था परचेज बुक का वो पोस्ट कहाँ करेंगे? वो हम लेजर में करेंगे, ठीक है। परचेज बुक का जो भी टोटल आ जाएगा वो हम पोस्ट कर देंगे परचेज अकाउंट में। लेकिन अगर मैं बात करूं परचेज अकाउंट की, लेजर की, तो जो बैलेंस आएगा वो आगे कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट कब बनता है? ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा आपका ट्रायल बैलेंस के बाद, जब आप फाइनल अकाउंट बनाते हो। फाइनल अकाउंट में पहला नंबर ही ट्रेडिंग अकाउंट का होता है, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट में डायरेक्ट एक्सपेंस फैक्ट्री से रिलेटेड आते हैं। देन फिर आप पी एंड एल अकाउंट बनाते हो जहां इनडायरेक्ट एक्सपेंस ऑफिस से रिलेट आ जाते हैं। फिर आप बैलेंस शीट बनाते हो जिसे आप बैलेंस पोजीशन ऑफ द बिजनेस भी बोलते हो, जिसमें आप लाइबिलिटी और एसेट्स को शो करते हैं, ठीक है। कराऊंगी मैं आगे ये सारी चीजें।
अभी मैं ये चैप्टर करा दूं स्पेशल बुक्स का, ठीक है, फिर आगे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कराती रहूंगी सारी चीजें। जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूं नोटिफिकेशन अपना ऑन रखें। ठीक है, बेल प्रेस कर लें, बेल बजते ही आपको पता चल जाएगा मैं नई वीडियो बना रही हूँ और आपकी स्टडी कंटिन्यू रहेगी। आगे देखिए, सेल्स बुक्स और सेल्स जर्नल जैसे परचेज कर रहे थे वैसे बेच रहे हो, तो बेचने का सारा रिकॉर्ड सेल्स बुक में। अब सेल्स बुक में भी क्या है, क्रेडिट। ठीक है, क्योंकि कैश वाली एंट्री तो कहाँ गई, हमारी कैश बुक में चली गई। ठीक है, अब हम यहाँ जो भी बेचेंगे वो उधार में जो बेचेंगे वो सेल्स बुक में आएगा। ठीक है, और नगद बेच चुके थे वो सारा कैश बुक में। तो बुक है रिकॉर्ड करेंगे जिसमें हम क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स, जितना भी हम उधार माल बेचेंगे। ठीक है, तो सेल्स बुक, सेल्स जर्नल, या सब्सिडी बुक बोल सकते हो, स्पेशल जर्नल बोल सकते हो, या क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स बोल सकते हो। ठीक है, आप क्रेडिट की सारी एंट्री यहाँ रिकॉर्ड करते हैं। कैश सेल्स की रिकॉर्डिंग तो आपकी कैश बुक में चली ही जाएगी। तो सेल्स बुक आपकी बेसिकली क्या है, जितनी भी क्रेडिट में आप आइटम उठा के बेच रहे हो ना, गुड्स को बेचना। गुड्स मतलब जो आपका रेगुलर बिजनेस है, जिस चीज को आप बेचने के लिए आपने बिजनेस स्टार्ट किया है। जैसे कि आप अगर चेयर बेच रहे हो तो चेयर आपके लिए गुड्स है। ठीक है, चेयर अब आपके लिए गुड्स हो गई है। तो अगर आप कोई एसेट्स बेचने के लिए नहीं, उसको बिजनेस में यूज करने के लिए लाए, फर्नीचर लाए हो, सोफा उठा के लाए हो, और उसे आप बेच नहीं रहे हो, सिर्फ आप उसे यूज कर रहे हो, खुद बैठ रहे हो उस पे। ठीक है, पब्लिक डीलिंग के लिए कस्टमर आके बैठ रहे हैं, तो वो एसेट्स है। और असेट्स खरीद के लाओगे तो वो जनरल प्रॉपर में चली जाएगी, जनरल प्रॉपर में। ठीक है, जनरल प्रॉपर में अगर एसेट्स उठा के बेच दोगे, ये सोफा पुराने हो गए इन्हें उठा के बेच दोगे, तो भी ये जनरल प्रॉपर में ही जाएगा। ठीक है, तो जितना भी कैश से रिलेटेड है वो कैश बुक में, क्रेडिट गुड्स है तो वो सेल्स बुक में, और अगर एसेट्स उठा के बेच रहे हो, एसेट्स तो आपकी कहाँ जाएंगी, जनरल प्रॉपर में। यहीं से एमसीक्यूज आपके बन जाते हैं हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। सेल्स बुक के फीचर्स जितना मैंने इसके बारे में, सेल्स बुक के बारे में बताया वही फीचर्स हैं। क्या बताया देख लेते हैं। क्रेडिट सेल जब भी करेंगे, ठीक है, जितनी भी गुड्स हम डील करते हैं उन्हें रिकॉर्ड करते हैं सेल्स बुक में। जो जो अभी यहाँ मीनिंग में बताया ना वही सब फीचर्स में होता है। क्रेडिट सेल्स जब भी हम करेंगे, अगर हम अदर देन गुड्स को, ठीक है, वो कह रहा है कि क्रेडिट सेल्स ऑफ आइटम, अगर आप आइटम्स को बेच रहे हो अदर देन गुड्स, जिनमें आप ट्रेड नहीं करते, उन्हें छोड़ के कुछ और बेच रहे हो, जैसे कि आप एसेट्स बेच रहे हो, उन्हें हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे सेल्स बुक में। सेल्स बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे, जनरल प्रॉपर में। अभी मैंने बताया सेल्स बुक में सिर्फ गुड्स को करते हैं डील, और एसेट्स कहाँ जा रही है, जनरल प्रॉपर में। कैश सेल्स है तो वो रिकॉर्ड नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, क्योंकि वो तो कैश बुक में जाएगा। और अगर सेल्स बुक में रिकॉर्ड करना है तो सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट रिकॉर्डिंग होंगी। ठीक है, और जो एंट्री रिकॉर्ड होंगी वो किसके बेसिस होंगी, इनवॉइस। इनवॉइस एक एविडेंस है, सबूत है आपके पास। ठीक है, बिल है आपके पास कि इतना माल आपने बेचा है। बेचते वक्त जब आप कोई बिल बना के देते हो, इनवॉइस वही है जिसपे आप लिखोगे कितना प्राइस में कितनी क्वांटिटी बेची, कितना डिस्काउंट। ठीक है, खरीदते वक्त भी आपको एक बिल मिलता है, बेचते वक्त भी आप भेजते हो। रूलिंग ऑफ सेल्स बुक और सेल्स जर्नल। सेल्स बुक को ही सेल्स जर्नल बोलते हैं। सेल्स बुक और सेल्स अकाउंट अलग है। जहां अकाउंट लग जाएगा सेल्स अकाउंट, वो लेजर होगा। ठीक है, और लेजर के लिए अलग कॉलम बनते हैं। आगे देखिए, सेल्स बुक या सेल्स जर्नल, तो यहाँ भी डेट, पर्टिकुलर, तीसरे नंबर पे इनवॉइस, चौथे पे लेजर फोलियो, डिटेल, सेल्स वैल्यू। ठीक है, फ्रेट कार्टेज का हमने अलग बना लिया, टोटल कर देंगे। ये यहाँ तक का जो सेल्स प्राइस था ना हमारा, सपोज कीजिए 10,000 है और किराया मैंने 1,000 दिया, तो टोटल यहाँ 11,000 दिखा देंगे बस। तो जो एंट्री है ना, जो सेल्स बुक में हम रिकॉर्ड करेंगे वो सेम उसी तरह करेंगे जैसे हमने परचेज बुक में की थी। ठीक है, पर्टिकुलर पर्टिकुलर कॉलम सब रिकॉर्ड जैसे हमने सेम परचेज में किया था ना, यहाँ क्रेडिट में भी जो हम बेच रहे हैं ना वो सब सेल्स बुक में हम ऐसे ही करेंगे। डेट का, पर्टिकुलर का, इनवॉइस का, सब ऐसे ही बनेंगे। लेजर फोलियो, किस लेजर में, ठीक है, डिटेल आप दे दोगे, कितने प्राइस पे, कैटलॉग लिख दोगे, किसको बेच रहे हो, ठीक है, कितना डिस्काउंट दे रहे हो,
कितनी क्वांटिटी प्राइस दे रहे हो, ट्रेड डिस्काउंट अगर दे रहे हो, कोई एक्सपेंस कर रहे हो वो भी, और टोटल इनवॉइस प्राइस। सेल्स वैल्यू क्या होती है जितने पे आप बेच रहे हो। खर्चे क्या होते हैं, अगर आप बेचते वक्त कोई फ्रेट दे रहे हो, कार्टेज दे रहे हो, पैकेजिंग मटेरियल दे रहे हो, चार्ज कर रहे हो, ठीक है, तो वो कस्टमर के अकाउंट में आएंगे। अब यहाँ किसको बेच रहे हो भाई, बेच तो आप कस्टमर को ही रहे हो ना, कस्टमर को बेचोगे तो कस्टमर के अकाउंट में चार्ज होंगे, ठीक है। वहां आप खुद कस्टमर बन के किसी और से खरीद के ला रहे थे परचेज में, तो कोई और सेलर था तो वहां सेलर के अकाउंट में ये ट्रांसफर कर रहे थे। यहाँ कस्टमर को बेच रहे हो, सेकंड पार्टी को, याद रख लेना। डिफरेंसेस बिटवीन सेल्स बुक और सेल्स अकाउंट। देखिए, अकाउंट होता है आपका लेजर, ठीक है, और सेल्स बुक है आपकी सब्सिडी बुक। तो इसमें भी डिफरेंसेस आते हैं, इंपॉर्टेंट है, ये भी समझ लें। सेल्स बुक भी वही जनरल का ही एक पार्ट है, और अकाउंट का पार्ट लेजर का पार्ट है, ठीक है। फॉर्मेट कैसे बनता है सेल्स बुक का, लेजर अकाउंट की तरह बनता है, बस इसमें डेबिट और क्रेडिट कॉलम नहीं होते, और सेल्स अकाउंट में डेबिट और क्रेडिट होते हैं, ठीक है। लेजर में तो डेबिट और क्रेडिट होते ही हैं, इस तरह से बनता है, याद ये आपको, ठीक है। यहाँ डेबिट की डेट और पर्टिकुलर अमाउंट, और यहाँ क्रेडिट की। कंटेंट, कंटेंट देखिए, सेल्स बुक है तो सिर्फ क्रेडिट ही लोगे, क्योंकि कैश का तो कैश बुक में गया होगा, और यहाँ पे क्रेडिट और कैश दोनों लेते हो। लेजर मतलब मैंने याद कराया ना अभी आपको, लार्ज, लार्ज में दोनों चीजें आएंगी। और देखिए अमाउंट, टोटल अमाउंट जितने में आप बेच रहे हो, ठीक है, वो कहाँ पोस्ट कर दोगे, पोस्ट कर दोगे ना सेल्स अकाउंट में, पीरियडिकली, पीरियडिकली मतलब टाइम के अकॉर्डिंग जितना भी आपने गिवन दिया हुआ है। और बैलेंस कहाँ ट्रांसफर करोगे, इसका ट्रेडिंग अकाउंट में, ठीक है। यानी सेल्स बुक का कहाँ जाएगा, सेल्स बुक का लेजर में जाएगा, और लेजर का कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग में जाएगा। यूटिलिटी ऑफ सेल्स बुक की यूटिलिटी क्या है, इससे आपका वही वर्कलोड सेम वही है परचेज बुक की तरह, वर्कलोड कम हो जाएगा, ठीक है। जर्नल एंट्री आप पास करोगे, क्रेडिट सेल अलग करोगे, कैश अलग करोगे, लेजर पोस्टिंग आसान हो जाएगी, ठीक है। आसानी से चेक कर पाओगे प्राइस कितना चार्ज किया है, कितना डिस्काउंट, कैटलॉग क्या बनाया है, ठीक है, कितना क्रेडिट पे माल बेचा है, ठीक है, और सेल्स बुक में किस तरह से प्रिपेयर किया है, ये सब आपको मैं बताती हूँ कि कैसे बनती है। एग्जाम्पल देखिए, रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ मैसेज किशोर की बुक में आपको बनाने हैं, डीलिंग करनी है। तो बस यहाँ पे आप जिसको बेच रहे हो ना, कस्टमर का नाम याद रख लेना। ये देखिए सेल्स बुक कैसे बनेगी आपकी, ये देखिए, मैसेज गुप्ता एंड वर्मा दिल्ली, ये कस्टमर का नाम, ये आ गया, डेट पर्टिकुलर, इनवॉइस, लेजर कोले, डिटेल अमाउंट, वैसे ही है सेम। जिसको आप बेच रहे हो, बस यहाँ बेचने वाले का यानी कस्टमर का नाम, जो आपसे खरीदेगा या जिसको आप बेच रहे हो, ठीक है। जितनी डिटेल है, 30 शर्ट 400 रुपए की एक, 30 शर्ट 400, 30 गुना 400 कितना, 12,000, ठीक है। 20 ट्राउजर और 600, अगर 20 ट्राउजर लाने और 600 का एक है, 20 ट्राउजर आप खरीदो और 600 का एक है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 12,000। टोटल आपकी जो शर्ट है और ट्राउजर है वो 24,000 के खरीद लाए। कोई कह रहा है आपसे कि ले लो ये सब, मैं आपको डिस्काउंट दे दूंगा, ट्रेड डिस्काउंट 10%, तो 10% डिस्काउंट 24,000 का निकाल लो। बस एक जीरो ही तो कम करनी होती है 10% पे, तो 2400 लेस कर दो, 21,600। अगले दिन आपने कुछ और बेच दिया किसी और को, ठीक है, तो ये क्या बेचा, मिसेस जैन एंड सन्स कपूर को, 400 ईच, ठीक है, 50 शर्ट बेची, 400 शर्ट, 400 रुपए की एक, 50 शर्ट, तो गुना कर लो, ठीक है। आगे देखिए, जितना जितना आपको सामान बेच रहे हो ना, बस उतना उतना लिखते जाओ, यहाँ पे बायर का नाम, डिटेल लिख दो, गुना कर दो, और सेम ही है सब कुछ। हाँ, यहाँ पे बस वही नोट बता रखा जो मैंने आपको पहले ही बता दिया, फर्नीचर यानी एक एसेट्स, और उसको यहाँ रिकॉर्ड नहीं करेंगे सेल्स बुक में, क्यों, क्योंकि हम इसको कहाँ करेंगे, फर्नीचर एसेट्स है तो जनरल प्रॉपर्टी, ठीक है। कई बार बेचते वक्त भी आप फ्लैट लगा देते हो, कार्टेज लगा देते हो, सेम परचेज बुक में भी मैंने बताया कि जो भी चार्ज करोगे यहाँ पे, ठीक है, अगर फ्रेट लगा रहे हो या कार्टेज लगा रहे हो तो आप किससे चार्ज करोगे, कस्टमर से चार्ज करोगे, ठीक है, जो आपसे खरीद रहा है। जो आपसे खरीदेगा आपका कस्टमर, वो परचेजर होगा, खरीद रहा है आपसे, तो उसके अकाउंट में डेबिट कर दोगे, ठीक है। और ये फ्रेट और कार्टेज भी डाल दोगे, पैकेजिंग चार्ज भी उसी के अकाउंट में डेबिट कर दोगे, क्योंकि जो आपसे खरीद रहा है, बायर आपका यहाँ पे परचेजर कहलाएगा, आप यहाँ पे सेलर हो क्योंकि आप बेच रहे हो। अब देखिए, बुक टू रिकॉर्ड रिटर्न ऑफ गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट,
कई बार क्या होता है, आपने सामान परचेज कर लिया लेकिन आपको पसंद नहीं आया, अब आप परचेज रिटर्न कर रहे हो तो परचेज रिटर्न बुक बना दोगे। ठीक है, रिटर्न कर रहे हो तो आपकी तरफ से माल जा रहा है, इसलिए आउटवर्ड बोल रहे हो, रिटर्न आउटवर्ड बोल रहे हो। अब सब्सिडी बुक है तो सब्सिडी बुक का मतलब कि क्रेडिट है। ठीक है, जितना भी माल आपने उधार में लिया और उसे अगर आप रिटर्न कर रहे हो तो परचेज रिटर्न बुक बनेगी। कैश वाला तो कैश में गया होगा। ठीक है, और आप माल सेलर को दोगे ना, जिससे खरीद के लाए थे, जिससे आपने माल परचेज किया है, किसमें, क्रेडिट में। तो जब गुड्स रिटर्न करोगे तो अगर कैश वाली है तो वो कैश बुक में गई, और जितने भी आपकी अगर एसेट्स हैं अगर आप उन्हें रिटर्न कर रहे हो तो ये तो जनरल प्रॉपर्टी थी, तो यहाँ पे ये भी नहीं दिखाओगे। वही रूल है सारे सेम। गुड्स आर नॉट एज अ सैंपल, कुछ गुड्स ऐसी हैं जिन्हें अगर आप रिटर्न करते हो, ठीक है, गुड्स में बी रिटर्न बिकॉज ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग रीजन। गुड्स रिटर्न करते हो तो किस लिए करते हो, जैसा आपने सैंपल देखा वो गुड्स वैसी नहीं है। यानी अगर आप ऑनलाइन कोई फोटो देख के कोई ड्रेस मंगाते हो और जब आपके हाथ में वो ड्रेस आती है, पहन के देखते हो, वैसी नहीं लगती जैसी कैटलॉग या फोटो में थी, तो आप रिटर्न करोगे। गुड्स आर डिफेक्टिव, कटी फटी पैंट आई है, जींस आई है, कुछ भी, तो आप वापस कर देते हो। आपके ऑर्डर के अकॉर्डिंग नहीं आई है, आपने साइज एक्सेल मंगाया था, ये लार्ज आ गई है, ठीक है, तो भी वापस करोगे। गुड्स हैव बीन डिलीवर लेट, लेट हुई है। सपोज कीजिए आपने बर्थडे के लिए मंगाई थी, ठीक है, आपका बर्थडे निकल गया, अब ड्रेस आ रही है तो आप वापस कर दोगे। अब क्या चाहिए आपको, बर्थडे तो गया ऐसे ही। ठीक है, तो इन सब केसेस में आप कुछ भी परचेज जो चीजें है वो रिटर्न कर देते हो, तब आप डेबिट नोट बनाओगे। ठीक है, जी हाँ, परचेज रिटर्न के साथ आप बनाओगे डेबिट नोट, डेबिट नोट। ठीक है, तो आपने रिटर्न कर दिया तो आप अब एक परचेजर जो खरीद के लाया था यानी आप, ठीक है, तो आप डेबिट नोट बनाओगे और इसको भेज दोगे सप्लायर को। डेबिट नोट बना के एक डॉक्यूमेंट उसमें लिख दोगे, ठीक है, कि मैं तुम्हें एक डेबिट नोट भेज रहा हूं और तुम इसे एक्सेप्ट कर लेना। ठीक है, रीजन भी मैंने डेबिट नोट में लिख दिया कि मैंने ये नोट क्यों सामान वापस किया। क्वेश्चन यही आता है कि परचेज रिटर्न है तो कौन सा नोट बनाते हो, पर डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, दोनों, ये नन ऑफ दीज। तो जब भी परचेज रिटर्न करोगे तो डेबिट नोट बनेगा। डेबिट नोट बनता कैसा है ये देख लीजिए। सुबिस्का मेगा मार्ट, ठीक है, डेबिट नोट में आप डेट डाल दोगे, ठीक है, और जिसे सेलर को, तो सेलर के बारे में, ठीक है। अब परचेजर बना रहा है डेबिट नोट तो परचेजर पहले तो अपना एड्रेस डालेगा। ठीक है, आपके पास तो ये डेबिट नोट एक बुक होती है ना, जैसे आपके चेक बुक पे आपकी डिटेल होती है, तो उसके डेबिट नोट पे ये परफॉर्मा होगा ही, एड्रेस वगैरह डिटेल होगी। जिसको दे रहे हो उसको लिखोगे नाम, ठीक है, उसका एड्रेस आ गया, डेट जिस दिन को बना रहे हो डेबिट नोट, और जो रिटर्न कर रहे हो 50 पीस मैंने वापस करे, डिटेल बता रहे हो ना इतने की, और इतना मेरा डैमेज कंडीशंस में माल आया था ये, ठीक है, इतना डिस्काउंट दिया, जो जो आपने खरीदते वक्त सामान लिया था वही डिटेल आप वापस करते वक्त दिखा दोगे, कितने का लिया था, कितना डिस्काउंट मिला, कितना माल मैं वापस भेज रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे आप कर दोगे मैनेजर के सामने अपना नाम। ठीक है, या तो अपना ही नाम लिखोगे, कौन, परचेजर का नाम है ये परचेजर का नेम है, ठीक है, ये परचेजर का एड्रेस था, ये सेलर का एड्रेस है, सेलर को जिसको आप डेबिट नोट भेज रहे हो, क्योंकि आपको खरीदा हुआ माल वापस करना है, पसंद नहीं आया। परचेज रिटर्न बुक के रूल क्या है ये मैं बता चुकी हूँ आपको। जैसे परचेज बुक बनाई थी, सेम डेट, पर्टिकुलर, डेबिट नोट, लेजर, डिटेल, अकाउंट, सारी चीजें आप वैसे की वैसे ही लिखोगे परचेज रिटर्न बुक में भी, जैसे आपने परचेज बुक में लिखी थी। बस एक चीज है यहाँ पे, इनवॉइस नंबर नहीं है, क्योंकि यहाँ हम रिटर्न कर रहे हैं तो डेबिट नोट डाल दिया है। ठीक है, कास्टिंग कैसे करोगे, यानी परचेज रिटर्न बुक में कास्टिंग कैसे करोगे, यानी टोटल जब एट द एंड ऑफ द मंथ आप करोगे कास्टिंग, लेजर कैसे बनाओगे, तो क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन आते हैं परचेज रिटर्न बुक में। श्री गोविंद, ये डेट दी है 15 अप्रैल, रिटर्न गुड्स टू रामकृष्ण एंड सन्स, 2000 का माल जिसपे ट्रेड डिस्काउंट 10% मिला था। तो देखिए परचेज रिटर्न बुक
या रिटर्न आउटवर्ड, आपकी तरफ से माल जा रहा है बुक, ठीक है, किसकी, श्री गोविंद की, ये रही ना श्री गोविंद, क्वेश्चन सही है। अब जिसको रिटर्न किया जा रहा है, किसको किया जा रहा है रिटर्न, ये देखो, टू राम, ठीक है, उस सेलर का नाम जिससे आप खरीद के लाए थे, या सप्लायर, याद रख लो, जब परचेज करते हो तो सप्लायर से ही लाते हो, ठीक है, सप्लायर का नाम, कितने का माल लाए हो, 2000 का, तो 2000 ये लिख दिया। कह रहा 10% ट्रेड डिस्काउंट था, तो 10% यानी 200 रुपए ट्रेड डिस्काउंट, 1800 का माल था, डिटेल आ गई। दूसरे दिन कह रहा है 20 अप्रैल को, रिटर्न गुड्स टू गोपाल एंड सन्स को, 5000 का माल जिसपे गुड्स वर नॉट एज सैंपल, सैंपल के अकॉर्डिंग गुड्स नहीं थी, कुछ भी रीजन हो गई, हमें तो माल वापस करना है, तो 20 अप्रैल को गोपाल एंड सन्स, जिसको हम वापस भेज रहे हैं, यानी सप्लायर का नाम, ठीक है, 5000 की गुड्स थी, ठीक है, कोई डिस्काउंट है ही नहीं यहाँ पे, तो डिस्काउंट हम अपनी तरफ से थोड़ी लिखेंगे, जब नहीं है तो ठीक है, डायरेक्ट 5000 का टोटल। अब टोटल अगर 30 अप्रैल को एट द एंड ऑफ द मंथ में निकालू कि मैंने टोटल पूरे महीने में कितना रिटर्न कर दिया, ठीक है, तो मैंने टोटल कर दिया 6800 का, 1800 का पहले और 5000, अब 6800। अब जरा बताइए, अगर परचेज आपका एक्सपेंस है और वो हमेशा डेबिट होता है, तो रिटर्न को ऑपोजिट हो जाएगा, और रिटर्न ऑपोजिट हो जाएगा तो वो क्रेडिट हो जाएगा, बस, तो यही तो लिखा है। आगे देखिए, मैकेनिक्स ऑफ पोस्टिंग फ्रॉम परचेज रिटर्न बुक से लेजर में, अगर बुक से आपको लेजर में करनी है एंट्री, तो कैसे करोगे, जो आप गुड्स रिटर्न कर रहे थे, तो ठीक है, जितनी भी क्रेडिट थी, परचेज रिटर्न अकाउंट बना रहे हो, ठीक है, यानी वो जो पार्टी जो आपकी गुड्स को खरीद के लाई थी, अब वो वापस कर रही है, तो वापस कर रही है तो परचेज रिटर्न से, ठीक है, परचेज रिटर्न क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। अब परचेज रिटर्न अकाउंट में जब क्रेडिट करोगे, तो बाय पार्टी का नाम लिख दोगे उसके क्रेडिट साइड में, ठीक है। ये देखिए ना, परचेज रिटर्न, क्या अगर आप इसका लेजर बना रहे हो, तो परचेज रिटर्न क्या हुआ होगा, परचेज रिटर्न मैंने बताया कि वो क्रेडिट होता है, ठीक है, किसको किया, सपोज करो राम को किया, राम अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। आज हम पढ़ेंगे सेल्स रिटर्न बुक, ठीक है, अगर आपने सेल्स रिटर्न किया है, तो इसे क्या बोलते हैं, रिटर्न इनवर्ड, ठीक है, रिटर्न इनवर्ड से भी याद रखोगे। आपने कुछ माल बेच दिया था, आप हो सेलर, तो बायर को कुछ बेचा होगा, बायर जो आपसे खरीद के ले गया, उसे चीज पसंद नहीं आई, प्रोडक्ट पसंद नहीं आया, तो उसने रिटर्न कर दिया, ऐसा रिटर्न अब आपके पास देखिए आ रहा है, वापिस आ रहा है, तो ये होता है रिटर्न इनवर्ड, ठीक है। तो बुक में उसी तरह से रिटर्न इनवर्ड को लेंगे जैसे कि हमने परचेज रिटर्न की एंट्री की थी, ठीक है। अगर आपका जो रिटर्न है, गुड्स रिटर्न, अगर वो क्रेडिट पर था, तो परचेज रिटर्न में, और अगर ये रिटर्न कैश था, तो ये कैश बुक में एंट्री हो जाएगी, ठीक है। तो सेल्स रिटर्न बुक हो, या फिर इसे आप रिटर्न इनवर्ड बुक कह सकते हो, ये सब्सिडी बुक होती है, जो मेंटेन करनी होती है, किस लिए, कि जो गुड्स या मटेरियल आपके पास रिटर्न आया है, जो आपके बायर्स थे या जो परचेजर्स थे, जिन्होंने आपसे खरीदा था, ठीक है, जिन्हें आपने बेचा था उधार में, तो इन्हें मेंटेन करना पड़ता है, तो रिटर्न जितने भी आएंगे आपके पास, ठीक है, उन्हें आप रिकॉर्ड करोगे। जब भी आपके पास रिटर्न इनवर्ड आता है, तो क्रेडिट नोट प्रिपेयर किया जाता, बनाया जाता, ठीक है। तो जब गुड्स रिटर्न होंगी, परचेजर जो आपके बायर थे, जो आपसे खरीद कर ले गए थे, वो अगर गुड्स को रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है, तो सेल्स रिटर्न बुक में एंट्री की जाएगी। और क्रेडिट नोट एक डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है, एक एविडेंस है, क्रेडिट एंट्री जिसमें की जाती है, ठीक है, जिसमें रिकॉर्ड है कि आपके जो डेटर्स हैं, अगर वो आपको कुछ माल वापस भेज रहे हैं, तो वो आपको एक क्रेडिट नोट भेजेंगे, ठीक है। सेल्स रिटर्न के वक्त पे क्रेडिट नोट भेजा जाता है, क्रेडिट नोट में सारी डिटेल्स होती है कि कितने प्राइस और कितनी क्वांटिटी पे प्रोडक्ट खरीदे गए थे, ठीक है, कितना उन्होंने पहले डिस्काउंट लिया था, बेसिकली ये सब डिटेल भर के दी जाती है, किसके द्वारा, अब बायर बना के देगा, किसको, सेलर्स को, ठीक है, क्योंकि बायर जो खरीद के लेगा था, वो बनाएगा। देखिए, क्रेडिट नोट किस तरह से बनाया जाता है, एक परफॉर्मा देख सकते हो आप क्रेडिट नोट का, जैसे कि नोकिया इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है,
अब जो बायर है उसने अपना एड्रेस भेजा है, ठीक है, जो खरीद के ले गया था। और यहाँ पे क्रेडिट नोट नंबर जितना नंबर था, ठीक है, तो क्रेडिट नोट जब बनाओगे जिस डेट को था वो, और यहाँ पे सेलर का एड्रेस आ गया, और जितना पीस आपने रिटर्न किए हैं उतनी क्वांटिटी, और फिर कितने प्राइजेस के आपने खरीद के लिए थे, कितना माल डैमेज है वो, और जो डिस्काउंट आपको मिला था वो, ठीक है, टोटल अमाउंट आपका। और यहाँ पे आपके जो एसडी मैनेजर है वो आपके साइन कर देंगे, ठीक है। अब अगर सेल्स रिटर्न बुक की बात की जाए तो कैसे कॉलम बनाते हैं, पहला वही डेट का पर्टिकुलर का, फिर क्रेडिट नोट नंबर, चौथा लेजर फोलियो, और फिर डिटेल, और 6 आपके अमाउंट पर। अगर इसकी कास्टिंग करनी है सेल्स रिटर्न बुक में, तो जो सेल्स रिटर्न बुक है, ठीक है, वो टोटल अगर उसी मंथ की आपको पोस्ट करनी है तो कहाँ पोस्ट कर दोगे, लेजर अकाउंट। देखिए प्रिपेयर कैसे की जाती है सेल्स रिटर्न बुक, ठीक है। जैसे बुक्स ऑफ लाल एंड कंपनी की अगर आप दिखाना चाहो, गुड्स रिटर्न हुई है, गंगा प्रसाद कंपनी ने रिटर्न की है, यानी ये कौन था, ये बायर था। क्या ले गया था, 2 टेबल पेन, 1,000 का एक था। अगर 1,000 का एक टेबल पेन और दो ले गया तो 2,000 का ले गया होगा। और इसने 15% डिस्काउंट, तो 15% डिस्काउंट 2,000 पे आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये आपका 300 रुपए का डिस्काउंट हुआ होगा। प्रभात इलेक्ट्रॉनिक आर्या रिटर्न डिफेक्टिव रूम कूलर, 4250 का एक आर्या ने भी डिफेक्टिव रूम कूलर वापस किया। तो ये सब आपको क्रेडिट नोट बना के दे देंगे, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन यहाँ से आता है कि डिफरेंसेस क्या है बिटवीन डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट, में क्या अंतर है। डेबिट नोट कब बनाया जाता है, जब बनाया जाता है, ठीक है, प्रिपेयर किसके द्वारा किया जाता है, कस्टमर के द्वारा। अगर आप कोई परचेज रिटर्न कर रहे हो तब ये डेबिट नोट बनाया जाएगा। क्रेडिट नोट कब बनाया जाएगा, क्रेडिट नोट प्रिपेयर किया जाएगा सेलर ऑफ गुड्स के द्वारा, ठीक है। अगर आप कोई सेल्स रिटर्न कर रहे हो, ठीक है, तब डेबिट नोट, डेबिट नोट में क्या आता है, सेलर है ना जो सेलर, ठीक है, उसको आप रिटर्न कर रहे हो, तो आप रीजन बताओगे क्यों रिटर्न कर रहे हो। क्रेडिट नोट में क्या होगा, क्रेडिट नोट कस्टमर बताएगा कि वो क्यों रिटर्न कर रहा है, ठीक है। और अगर वो रिटर्न की जाती है गुड्स, तो उसकी रिकॉर्डिंग होती है परचेज रिटर्न बुक में। कि क्रेडिट नोट में अगर कुछ बुक्स रिटर्न की जाती है तो ये सेल्स रिटर्न जनरल बुक में एंट्री होती है। जनरल प्रॉपर और जनरल जनरल क्या होता है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए जिस बुक में आपकी कोई भी ट्रांजेक्शन्स नहीं आ पाती, जो कहीं रिकॉर्ड नहीं की जा रही, उन सभी को रिकॉर्ड कर देते हो जनरल प्रॉपर में। एसेट्स की जितनी भी थी, ठीक है, जनरल प्रॉपर में, कैश की थी तो कैश बुक में, उधार एसेट्स की तो जनरल प्रॉपर में, ठीक है। और डिस्काउंट की एंट्री जितनी भी थी वो भी जनरल प्रॉपर में आ जाए। तो ये मैं सब पहले बता चुकी, नहीं करते वो जनरल प्रॉपर में आ जाती है। कैश ट्रांजेक्शन तो कैश बुक में चली जाती है। क्रेडिट परचेज की आप परचेज बुक में दिखा देते हो। अगर कुछ क्रेडिट सेल किया है तो सेल्स बुक में, और रिटर्न किया है परचेज तो परचेज रिटर्न बुक में दिखाते हो। सिमिलरली अगर कुछ सेल्स है और वो रिटर्न है तो सेल्स रिटर्न बुक में, ठीक है। फिर इसके अलावा और जितनी भी ट्रांजेक्शन है वो सारी जनरल प्रॉपर में आ जाएगी, करोगे, ठीक है। तो जो भी कहीं भी रिकॉर्ड नहीं हुई है एंट्री, वो सारी सब्सिडी जनरल बुक में आ जाएंगी, जनरल प्रॉपर जिसे कहते हो, या जनरल लेजर भी बोल सकते हो, ठीक है। तो कैसे करोगे, अगर कुछ ओपनिंग बैलेंस दिए होते हैं कई बार, उन्हें भी अगर आपको रिकॉर्ड करना है, बिगिनिंग के जितने भी शुरुआत में फाइनेंशियल ईयर के, यानी 1 अप्रैल से आपको कुछ ओपनिंग बैलेंस गिवन है, ठीक है, तो जितनी भी एसेट्स होंगी उन्हें डेबिट कर दोगे, जितनी भी लायबिलिटी होंगी उन्हें क्रेडिट कर दोगे। यही आपका रूल है। ये देखिए सन्ड्री एसेट्स, एसेट्स का नेचर डेबिट होता है, क्लियर करके मैंने कई बार बताया हुआ, प्रीवियस वीडियो से देख सकते हैं, ठीक है, कि जितनी भी एसेट्स होती है उनका नेचर डेबिट होता है, और जितनी भी लाइबिलिटीज होती है, कैपिटल होते हैं, रेवेन्यू, इन सबका नेचर क्रेडिट होता है, ठीक है। और एक्सपेंस, एक्सपेंस का भी नेचर डेबिट होता है, नॉमिनल अकाउंट। तो सन्ड्री एसेट्स जितनी भी होंगी डेबिट हो गई, और जितनी भी सन्ड्री लाइबिलिटीज है वो सब क्रेडिट होंगी, और कैपिटल भी आपकी क्रेडिट होती है। ये देखिए क्वेश्चन अगर इस तरह से दिया हुआ है कि लेजर का बैलेंस है 31 मार्च 2022 को, बिल्डिंग दी है 5 लाख, फर्नीचर दिया है, डेटर्स क्रेडिटर्स दिए हैं,
तो जितनी एसेट्स है, बिल्डिंग, फर्नीचर, डेटर्स, कैश, अब ये सब एसेट्स हैं तो इनके सभी के बैलेंस तो आपने ये डेबिट साइड लिखे हुए हैं, जितने भी गिवन है। लेकिन आपको पता है कि कैपिटल, ठीक है, और बैंक ओवरड्राफ्ट ये लायबिलिटी होते हैं। तो क्रेडिटर, बैंक ओवरड्राफ्ट और कैपिटल ये लायबिलिटी होते हैं, तो ये क्रेडिट साइड में आ जाएंगे, ठीक है। नरेशन में बस आप ये दिखाओगे कि लास्ट ईयर के जो बैलेंस थे एसेट्स और लायबिलिटी के, वो यहाँ फॉरवर्ड किए गए हैं। बैलेंस शीट ऑफ राजगोपाल एज 31 मार्च 2022 को एसेट्स एंड लायबिलिटीज, एसेट्स और लायबिलिटीज होती क्या, ये भी आपको याद रखनी चाहिए। इनसे भी बहुत सारे एमसीक्यूज आपके आ जाते हैं। आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करें, आपको पता होना चाहिए कि कैश इन हैंड हो, हाथ में पैसा हो, चाहे आपने बैंक में रखा हो, उधार बेचा हो तो डेटर्स, ठीक है, और स्टॉक आपके पास रखा हो, और फर्नीचर एसेट्स, प्लांट एंड मशीनरी एसेट, लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है, ये तो आपकी फिक्स एसेट्स है, फिक्स एसेट्स, ठीक है, जिन पे अगर आप खर्चा करते हो तो कैपिटल एक्सपेंडिचर आता है। और कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, सन्डी डेटर्स, स्टॉक, ये आपकी सारी करंट एसेट्स है, करंट एसेट्स, और इन पे अगर आप खर्चा करते हो तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आता है। क्वेश्चन यहां से भी बन जाता है। आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये आपकी करंट लायबिलिटी है। करंट लायबिलिटी मतलब शॉर्ट टर्म, यानी एक साल के अंदर ही आपको पे करनी पड़ेगी। सन्डी क्रेडिटर, उधार लाते हो जिनसे, उन्हें भी शॉर्ट टर्म लायबिलिटी है, एक साल के अंदर पेमेंट देनी है। बैंक लोन, अगर ये एक साल तक का है, शॉर्ट टर्म लोन है, तब तो ये करंट लायबिलिटी है, अदरवाइज ये लॉन्ग टर्म है, अगर मेंशन किया है लॉन्ग टर्म, ठीक है। कैपिटल भी आपकी लायबिलिटी ही होती है। देखिए जनरल प्रॉपर में एंट्री कैसे की जाएगी, जितनी भी एसेट्स हैं सबको आपने डेबिट करना है। ये देखिए यहाँ पे अमाउंट लिखा हुआ है एज इट इज जो गिवन था, और जितनी भी आपकी लायबिलिटीज हैं, ठीक है, लायबिलिटी आपकी हमेशा ही क्रेडिट ही है, ठीक है। ये देखिए अब क्लोजिंग एंट्री, ये जो मैंने बताई ये थी आपकी ओपनिंग एंट्री। ओपनिंग एंट्री में रूल ये होता है कि जितनी भी आपकी एसेट्स हैं वो सारी डेबिट होंगी। अगर एसेट्स इंक्रीज हो रही हैं, ला रहे हो, तो भी वो डेबिट होंगी। लेकिन अगर एसेट्स बेच रहे हो या वो डिक्रीज हो रही हैं, ठीक है, तब वो क्रेडिट हो जाती हैं। सिमिलरली क्लोजिंग एंट्री के वक्त, क्लोजिंग एंट्री कब की जाती है, 31 मार्च के टाइम पे। ओपनिंग एंट्री कब होती है आपकी, 1 अप्रैल से, ये भी याद रखोगे। तो जब क्लोजिंग एंट्री पास करोगे एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी 31 मार्च को, ठीक है, तो जितने भी एक्सपेंसेस हैं, नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है, जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो कहाँ ट्रांसफर किए जाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में, अगर वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, फैक्ट्री से रिलेटेड हैं तो, ठीक है, और पी&एल में अगर वो ऑफिस से और इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ठीक है। अगर सैलरी दे रहे हो तो वो कहाँ जाएगी, पी&एल में जाती है, क्योंकि ऑफिस में काम हो रहा है, ठीक है। अगर वेजिस यानी फैक्ट्री में काम कराते हो डायरेक्ट, देखो जहां पे फैक्ट्री में मजदूरी हो रही होगी ना, फैक्ट्री में जो माल बन रहा होगा, ठीक है, वो सारा तो डायरेक्ट में आ जाता है, वो सारा ट्रेडिंग अकाउंट में चला जाता है। और जब सारा माल तैयार होके ऑफिस में बिकने लगता है और ऑफिस से ही आप सेल करते हो, यहाँ जितने भी एम्प्लॉय हैं इन्हें आप सैलरी दे रहे हो ऑफिस में, और फैक्ट्री के एम्प्लॉय को आप वेजेस देते हो। वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस होती है, ठीक है, ट्रेडिंग में आती है, और सैलरी आपकी पी&एल में आती है, क्योंकि वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होती है, ठीक है। तो परचेज अकाउंट जब क्लोज होगा तो वो बैलेंस कहाँ ट्रांसफर होगा, ट्रेडिंग अकाउंट में। तो एंट्री कैसे होगी, ट्रेडिंग अकाउंट में जो भी चीज जा रही है ट्रांसफर कर रहे हो, तो जिसमें आप भेज रहे हो ना, ठीक है, वो डेबिट हो जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट होगा, परचेज क्या हो जाएगा, क्रेडिट। या फिर आप ऐसे याद रख सकते हो कि हमेशा परचेज क्या होता है, एक्सपेंस होता है, और एक्सपेंस होने की वजह से नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है कि जितना भी परचेज होगा वो सारा की सारा डेबिट होता है हमेशा, यही रूल है। लेकिन अगर आप उसे क्लोज कर रहे हो, किसी भी नेचर को क्लोज करते हैं, यानी अगर परचेज डेबिट था तो क्लोजिंग के वक्त वो रिवर्स एंट्री हो जाएगी, यानी परचेज अब क्रेडिट हो जाए, ठीक है। हर आइटम अपने नेचर का है, वो सिर्फ क्लोजिंग के वक्त में रिवर्स नेचर का हो जाएगा। देखिए सेल्स,
सेल्स की अगर मैं बात करूं तो हमेशा सेल्स क्रेडिट होती है, ठीक है। जैसे अगर राम से लाए हो तो राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स। लेकिन अगर मैं इसे क्लोजिंग करना चाह रही हूँ, सेल्स अकाउंट को बंद करना चाह रही हूँ, क्लोजिंग एंट्री करना चाह रही हूँ, ठीक है, इस सेल्स को ट्रांसफर करना चाह रही हूँ ट्रेडिंग अकाउंट में, तो ऐसे में ये अपने नेचर से ऑपोजिट हो जाएगा, यानी सेल्स अब डेबिट हो जाएगा। ये देखिए सेल्स डेबिट हो रहा है और ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। जिस आइटम को आप क्लोज करना चाह रहे हो उसका नेचर पता होना चाहिए, बाकी तो ट्रेडिंग को आप कर ही दोगे। अब देखिए क्लोजिंग जो सैलरी थी, सैलरी हमेशा एक एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस माने खर्चा, और खर्चा हमेशा डेबिट होगा। अब सैलरी को अगर मुझे क्लोजिंग एंट्री में डालना है, ठीक है, क्लोजिंग एंट्री में डालना है, तो सैलरी हमेशा डेबिट होती है, लेकिन इस बार क्लोजिंग में जाने के लिए वो क्रेडिट हो जाएगी टू सैलरी। ये आपको पता होना चाहिए कि पीएनएल में क्या आता है, ट्रेडिंग में क्या आता है, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए, ग्रॉस प्रॉफिट यानी टोटल मुझे प्रॉफिट या टोटल यानी ग्रॉस लॉस मुझे क्या हुआ है ये जानने के लिए बनाया जाता है। उसके बाद अगर मैं इसमें से अपने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस लेस कर दूं, तब मुझे जाके नेट प्रॉफिट के, मेरा प्रॉफिट कितना वो मिलता है, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। और नेट प्रॉफिट नेट लॉस बनाने के लिए मुझे बनाना पड़ता है, जानने के लिए पी एंड एल अकाउंट, ठीक है। बेसिकली आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि ट्रेडिंग में क्या क्या आता है। ट्रेडिंग में पहले तो आपका जो परचेज किया जाता है, ठीक है, परचेज के साथ कोई ओपनिंग स्टॉक दिया है तो डेबिट साइड में यही आते हैं, और क्लोजिंग साइड में आपके आते हैं बाय करके क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट में, अगर कुछ बेचा है तो क्रेडिट में, ठीक है, और अगर वेजेस दी है तो डेबिट में। और अगर क्रेडिट साइड की आइटम ज्यादा है और डेबिट साइड के कम है तो जो भी अंतर आएगा उसे आप ग्रॉस प्रॉफिट बोल दोगे, और ये ग्रॉस प्रॉफिट आगे पी एंड एल अकाउंट में ट्रांसफर होगा। अगर क्रेडिट का प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट। देखिए मैंने ये पूरी बुक करानी है तो मैं अभी आपको स्पेशल बुक पढ़ा रही हूँ, उसके बाद मैं आगे जब चैप्टर आएगा, एक पूरा चैप्टर है ट्रेडिंग फाइनल अकाउंट कैसे करते हैं, तो वीडियो को सब्सक्राइब कर ले, जब भी मैं वीडियो डालूंगी, ठीक है, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप पूरा चैप्टर पढ़ पाओगे मेरे साथ। आगे देखिए, एंटर द फॉलोइंग इन द बुक्स ऑफ करंट, करंट की जो बुक्स हैं उसमें डेली टू क्लोज हिज अकाउंट ऑन 31 मार्च को 2022 को पास करने क्लोजिंग एंट्री, ओपनिंग बैलेंस गिवन है 22,000 का, 20,000 का, परचेज गिवन है 60,000, वेजेस सैलरी, सेल्स परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, कैरीज इनवर्ड 2500 रेंट, ये सब आपको चीजें दी हुई है। अब आपको क्या करनी है, जनरल प्रॉपर बनानी है। तो जैसे ओपनिंग बैलेंस, परचेज, वेजेस, सेल्स, ठीक है, ये सारे के सारे किसके आइटम होते हैं, ट्रेडिंग में, तो ये सब ट्रेडिंग में चले जाएंगे। ये जितने भी डेबिट नेचर थे वो सारे यहाँ आपने क्रेडिट कर दिए हैं, ठीक है। परचेज डेबिट नेचर का था, क्रेडिट कर दिया क्योंकि क्लोज कर रहे हो ट्रेडिंग अकाउंट में, ठीक है। इसी तरह से सेल्स, सेल्स हमेशा क्रेडिट नेचर का है, लेकिन यहाँ ट्रेडिंग में डाल रहे हो तो इसे डेबिट कर रहे हो, रिवर्स एंट्री, ठीक है। परचेज रिटर्न हमेशा क्या होता है, क्रेडिट होता था, लेकिन अभी क्लोजिंग में डालने के लिए इसे डेबिट कर रहे हो। क्लोजिंग स्टॉक भी आपका हमेशा क्रेडिट होता था, लेकिन अभी क्लोजिंग में डालने के लिए रिवर्स कर रहे हो, डेबिट कर रहे हो। और जितना भी ट्रेडिंग का, ठीक है, अगर ट्रेडिंग में ग्रॉस प्रॉफिट है तो वो ट्रांसफर कहाँ हो जाता है, पी एंड एल अकाउंट में। तो एंट्री क्या होगी, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल। देखिए जिसमें भी, जैसे ट्रेडिंग का अकाउंट, ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट का प्रॉफिट अगर आप पी एंड एल में डाल रहे हो तो पी एंड एल का अकाउंट बढ़ेगा, ठीक है, जिस जो चीज बढ़ेगी तो वो क्रेडिट होती है, इसलिए पी एंड एल क्रेडिट हुआ। अगर इसमें लॉस डाल देते, ठीक है, अगर आप इसमें लॉस डाल देते तो इसका बैलेंस कम हो जाता, ठीक है, माइनस हो जाता, जो चीज कम होगी वो डेबिट होगी। तो जब लॉस डालोगे तो पी एंड एल अकाउंट क्या हो जाएगा, ये देखिए पी एंड एल अकाउंट डेबिट हो जाता है।
आगे देखिए, अगर आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंस जैसे सैलरी, कैरीज आउटवर्ड, माल बेचते वक्त, ठीक है, जो भाड़ा दिया, रेंट, इंश्योरेंस, डिस्काउंट अलाउड, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब पीएनएल में जाते हैं। तो ये सारे खर्चे थे जो डेबिट नेचर थे, ठीक है, लेकिन क्लोजिंग एंट्री की वजह से इन सबको अब आप क्रेडिट में दिखा रहे हो, और डेबिट क्या हो जाएगा, पीएन। डिस्काउंट रिसीव्ड होता है तो इनकम होती थी आपकी जो कि क्रेडिट थी, लेकिन क्रेडिट को अब आपको डेबिट करना पड़ा क्योंकि क्लोजिंग पीएनएल में आप इसे ट्रांसफर कर रहे हो, ठीक है। कमीशन रिसीव भी आपका क्रेडिट नेचर का था, इनकम थी, लेकिन अभी आप इसको डेबिट कर रहे हो क्योंकि इसे भी आप पीएनएल में डाल रहे हो, ठीक है। कैपिटल, अगर आपको नेट प्रॉफिट ट्रांसफर करना है कैपिटल में, तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। आगे देखिए, रेक्टिफिकेशन एंट्री। रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होती है, जब भी कोई बुक्स में एरर या गलती हो जाती है, ओरिजिनल एंट्री हमने करी या लेजर रिकॉर्ड किए, जर्नल प्रॉपर बनाया, ठीक है, ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ, इनमें गलती हो जाती है तो उन गलतियों को सुधारने को बोलते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। ट्रांसफर एंट्री, ट्रांसफर क्या होता है, एक अकाउंट से हम दूसरे में जब ट्रांसफर कर देते हैं तो उसे जनरल एंट्री को ट्रांसफर एंट्री कहते हैं। एडजस्टमेंट एंट्री, साल के अंत में हमें पता चलता है कि कुछ इनकम और एक्सपेंसेस थे जो अभी एडजस्ट करने बाकी थे, हमने अकाउंट बना दिया, कुछ पेमेंट हो रही है, कुछ हमें रिसीव हुआ है, कुछ एडवांस में रिसीव हुआ, कुछ देना बाकी है, यानी जो रिमेनिंग काम रह जाए, बचा हुआ काम अगर लास्ट में रह जाता है और उन्हें हमें एडजस्ट करना है तो जनरल एंट्री के थ्रू हम एडजस्ट कर देंगे, ठीक है। तो जितने भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वो जो अभी इंकर्ड मतलब हो चुके हैं पर अभी हमने दिए नहीं है, हमारे वर्कर्स ने सैलरी कमा तो ली है, अर्न कर ली है, बट हमने पे नहीं किया, बट नॉट पे, ठीक है। तो ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, हमारी लायबिलिटी है। प्रीपेड एक्सपेंसेस, जो ऑलरेडी हमने पे कर दिया एडवांस में, हमारे वर्कर ने काम नहीं किया लेकिन हमने फ्यूचर के लिए अभी सैलरी एडवांस में दे दी, तो ये हमारे लिए प्रीपेड एक्सपेंस एक एसेट्स है। अक्रूड इनकम, अक्रूड इनकम क्या होती है, हमने इनकम अर्न कर ली, ठीक है, पर हमें अभी मिली नहीं है, इसे बोलते हैं अक्रूड, हमारी है, ठीक है, मिली नहीं है, एसेट्स है हमारी लेकिन अभी हमें मिली नहीं है, मिल जाएगी। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इनकम तो हमें मिल गई बट अभी हमने काम ही नहीं किया है, अभी काम नहीं किया और पहले ही पैसे लेके बैठे तो हमारी लायबिलिटी है, ठीक है, हमारी जिम्मेदारी है, अब हमें काम तो करना ही पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो प्रोपराइटर क्या सोचता है कि अगर मैं ये पैसा बिजनेस की बजाय ये जो इन्वेस्टमेंट है अगर मैं बैंक में लगाता तो मुझे क्या मिलता, इंटरेस्ट मिलता, ठीक है, इसलिए बिजनेस भी उसके पैसों पे उसे इंटरेस्ट रिटर्न करके देता है, इसे ही बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। डेप्रिसिएशन क्या होता है, जब भी एसेट्स की वैल्यू गिर जाती है या गिरावट आ जाती है, यूज करने से वैल्यू टूट फूट होती है जो एसेट्स में, ठीक है, उससे वैल्यू कम हो जाती है। नया फोन लाते हो, एक साल में उसका प्राइस कम होने लगता है, ठीक है, बेचोगे तो उतने का थोड़ी बिकेगा जितने का लाए हो। तो ये डेप्रिसिएशन के वजह से हो। क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है कि अभी तक जो माल हमारा बिका नहीं है, हम माल खरीद लाए लेकिन साल का एंड आ गया और अभी तक वो बिका नहीं, इसे क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक कहाँ दिखाया जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट जो बनता है उसके क्रेडिट साइड में दिखाया जाता है बाय करके। मिसलेनियस एंट्री, अब कुछ मिसलेनियस एंट्री भी होती है, जैसे कि क्रेडिट अगर आप परचेज करके लाए हो, ठीक है, अगर आप गुड्स परचेज करके लाए हो तो क्रेडिट परचेज, फर्नीचर और मशीन ला डिस्काउंट अलाउड किया है, डिस्काउंट रिसीव किया है, ये सब जनरल एंट्री में मिसलेनियस है। अलाउंसेस हैं, अगर कस्टमर को दिए, अलाउंसेस होता है भत्ता, ठीक है, अलाउंसेस या चार्ज किए हैं तो ये सब भी। और अगर आपको कुछ इरिकवरेबल यानी कि आप के जो इरिकवरेबल होता है कि आपने कुछ उधार में बेच दिया था डेटर्स को, अब वो पैसा आपको मिल नहीं रहा तो वो बैड डेट्स हो गया, ठीक है। वो जो लेके गया ना उधार आपसे, जिसे आपने उधार में बेचा, अब या तो वो इंसॉल्वेंट हो गया, इंसॉल्वेंट मतलब उसकी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है ना वो बेकार हो गई है, फाइनेंशियली अब वो स्ट्रांग नहीं रहा, ठीक है। अब वो फाइनेंशियल स्ट्रांग नहीं रहा, उसके पास पैसों की कमी हो गई जिसकी वजह से आपका पैसा नहीं दे रहा तो आपके बैड डेट्स हो गए, ये एक तरह का आपको लॉस ही हो गया, ये पैसा अब आपको मिलने वाला नहीं, इसे बोलते हैं इरिकवरेबल, ठीक है। इफेक्ट्स ऑफ एक्सीडेंट, कुछ इफेक्ट होते हैं जैसे कि लॉस हो जाए, प्रॉपर्टी जल जाए, ठीक है,
या फिर कुछ आप कैपिटल ले आते हो काइंड में। काइंड में क्या होती है कि प्रोपराइटर कई बार जैसे पैसा लगाता है ना बिजनेस में, तो उसे कैपिटल बोलते हो अगर वो कैश लगाता है। लेकिन अगर वो अपनी वैन, अपनी कार बिजनेस में लगा दे तो इसको बोलते हो काइंड में। ठीक है। बात करूं स्पेशल जर्नल और जनरल जर्नल की बात करूं तो अंतर क्या है। बेसिस नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन्स की बात करें तो जो स्पेशल जर्नल है, ठीक है, वहां पे सिमिलर नेचर जैसे परचेज बुक रिकॉर्ड होती है क्रेडिट परचेज के लिए। और जनरल प्रॉपर की बात करूं तो वहां पे जो कहीं भी एंट्री रिकॉर्ड नहीं हुई है वो यहाँ हो जाती है। ठीक है। फॉर्मेट की बात करूं तो ये स्टेटमेंट का है फॉर्मेट, और ये जनरल फॉर्मेट होता है। नीड की बात करूं तो बिजनेस को कोई जरूरत नहीं है स्पेशल जर्नल बनाने की। यूनिट में नॉट हैव अ स्पेशल जर्नल। ठीक है। और बिजनेस की बात अगर मैं जनरल की बात करूं तो बिजनेस में एक जनरल प्रॉपर तो जरूर ही बनता है। पोस्टिंग की बात करूं तो ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं किया जाता लेजर में सेपरेटली। ठीक है। और अगर मैं जनरल प्रॉपर की बात करूं तो उसके लिए लेजर बनाया ही जाएगा। रेक्टिफिकेशन की बात करूं तो अगर एरर है, गलती है जनरल प्रॉपर में, ठीक है, तो वो रेक्टिफाई नहीं की जाती। स्पेशल जर्नल में वो रेक्टिफाई नहीं होंगी। लेकिन अगर एरर है स्पेशल जर्नल में तो वो रेक्टिफाई होंगी, वो भी जनरल प्रॉपर के थ्रू ही होंगी। ठीक है। तो पोस्टिंग जर्नल लेजर जनरल जर्नल की कहाँ करोगे, लेजर में पोस्टिंग करोगे। वो कैसे करोगे, यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स दी है, सब्सिडी बुक है और पोस्ट करनी है आपको लेजर में। प्रिपेयर करना ट्रायल बैलेंस। तो राज स्टार्टेड अ बिजनेस कैश विद 6 लाख रुपए है, तो बना लेना आप लेजर। एक तो कैश का आ जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। कैश डेबिट हो रहा है उसके डेबिट में लिख देना टू कैपिटल। ठीक है। एक कैपिटल का लेजर बना लेना, कैपिटल यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है तो कैपिटल के क्रेडिट में लिख देना बाय कैश। ऐसे ही सारी जनरल एंट्री आपको आती है, ऐसे ही करते जाना और लेजर बना देना। अपने एमसीक्यूज जिसका हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, अब देखते हैं आपने आज कितना सीखा। इन द परचेज बुक्स द रिकॉर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ कैश परचेज ऑफ गुड्स डील्ड इन। जितनी भी कैश में आपने परचेज किए हैं परचेज बुक में वो रिकॉर्ड होती है। क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स डील्ड इन, या फिर आप जो उधार माल लाए हो वही रिकॉर्ड होंगी। या ऑल परचेजेस ऑफ गुड्स डील्ड इन, या जिस तरह की सारा माल आप लाए हो वो रिकॉर्ड होगी। या परचेज ऑफ एनीथिंग, या कुछ भी रिकॉर्ड कर दोगे। मैंने आपको क्या बताया कि जो आपकी परचेज बुक है, ठीक है, परचेज बुक में सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट ही होंगी रिकॉर्ड। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सेल्स रिटर्न बुक रिकॉर्ड द रिटर्न ऑफ सेल्स रिटर्न बुक रिकॉर्ड। सेल्स रिटर्न बुक में क्या रिकॉर्ड होगा, द रिटर्न ऑफ गुड्स परचेज, द रिटर्न ऑफ गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, जो उधार में बेची थी वो ही बुक्स होंगी। रिटर्न ऑफ गुड्स सोल्ड ऑन कैश, जो कैश में बेची थी वो होंगी। या रिटर्न ऑफ एनीथिंग सोल्ड, कुछ भी बेच दिया वो होगी। तो जब भी आपकी सेल्स रिटर्न बुक है तो जितना भी आपने उधार माल बेचा था वही आपके रिकॉर्ड होगा जो रिटर्न आया है। सेल्स बुक में क्या आएगा, सेल्स बुक इज अ पार्ट ऑफ जनरल का पार्ट है, लेजर का पार्ट है, बैलेंस शीट का है, ट्रायल बैलेंस का। तो सेल्स बुक किसका पार्ट है, एक सेल्स बुक एक जर्नल का ही पार्ट है। टोटल ऑफ द सेल्स बुक इज पोस्टिंग टू, जितनी भी सेल्स बुक की पोस्टिंग है वो कहाँ पोस्ट की जाएंगी, डेबिट ऑफ द सेल्स अकाउंट में, क्रेडिट ऑफ द सेल्स अकाउंट में, डेबिट ऑफ द कस्टमर अकाउंट में, या क्रेडिट ऑफ द कस्टमर अकाउंट में। द पीरियडिक टोटल ऑफ सेल्स रिटर्न जर्नल इज पोस्टेड टू। पीरियडिक होती है समय पे, जो सेल्स रिटर्न आप कर रहे हो जनरल से वो कहाँ पोस्ट होगी, सेल्स अकाउंट में, सेल्स रिटर्न अकाउंट, गुड्स अकाउंट, या एनी ऑफ दी। तो सेल्स रिटर्न जनरल जो आपकी पोस्टेड है वो कहाँ जाएगी, वो सेल्स रिटर्न अकाउंट। गुड्स परचेज फॉर कैश आर रिकॉर्डेड, कैश की है तो कहाँ जाएंगी, परचेज में, कैश बुक में, परचेज रिटर्न, या कैश बुक और परचेज बुक में। तो कैश वाली तो आपकी कैश बुक में जाएंगी। टोटल ऑफ दिस ट्रांजेक्शन इज पोस्टेड टू परचेज अकाउंट, कौन सी परचेज अकाउंट में जाएगी, क्रेडिट परचेज ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर लाए हो उधार में, क्या ये जाएगी, परचेज रिटर्न या रिटर्न किया है ये जाएगी, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स उधार लाए हो ये, या परचेज ऑफ स्टेशनरी। तो देखिए गुड्स की बात हुई थी, जब उधार गुड्स लाओगे उसे परचेज में एंटर करोगे। सेल ऑफ बिजनेस एसेट्स उठा के बेच दिए वो भी उधार, तो सेल्स बुक में एंट्री होगी, स्पेशल जर्नल में या जनरल प्रॉपर या कैश बुक। तो कहाँ एंट्री होगी, जनरल प्रॉपर में। क्यों, क्योंकि एसेट्स बेची है, गुड्स बेचते तब आपकी सेल्स बुक में होती है। ओपनिंग एंट्री रिकॉर्ड करनी है। ओपनिंग का मतलब मैंने क्या बताया था,
In the beginning of the accounting year, at the end of the accounting year, in the middle of the accounting year, and anything during the year. ये तो नाम से ही सो है, ओपनिंग मतलब स्टार्टिंग, बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, ये हो जाएगा। क्लोजिंग एंट्री, ये भी आप समझते हो, क्लोजिंग कब पास ही है, in the beginning of the accounting year, at the end of the accounting year, in the middle of the accounting year, and anything during the year। तो क्लोजिंग का मतलब मैंने बताया था at the end of the accounting year। Which of the following transaction is entered into the general proper? जनरल प्रॉपर में कौन सी जाएगी एंट्री? कैश पेमेंट इज टू एन एम्प्लॉय फॉर एक्सपेंसेस, कैश दिया है, ठीक है, कैश दिया तो कैश में जाएगी। कैश की जितनी भी आपकी आने की और जाने की एंट्री है, रिसीव और पेमेंट, वो कैश बुक। कैश परचेज ऑफ गुड्स फॉर रीसेल, फिर से कैश में परचेज किया है तो ये भी कैश बुक में जाएगी, ठीक है। क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स फॉर रीसेल, क्रेडिट की है तो ये परचेज में जाएगी रीसेल के लिए। जनरल प्रॉपर पूछा है तो करेक्शन ऑफ एन एरर, एरर को जब करेक्ट करोगे यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। करेक्शन के लिए जनरल प्रॉपर। एक्स रिसीव अ चेक 10,000 रुपए का वाई से इन सेटलमेंट ऑफ ड्यूज, 10,500 का ड्यूज था जिसके बदले में 10,000 का उसे चेक मिला है। द चेक वॉज डिसऑनर्ड, चेक डिसऑनर्ड हो गया। रिवर्स ऑफ द डिस्काउंट अलाउड बाय एक्स विल बी रिकॉर्डेड इन द, अब जो वो डिस्काउंट वापस एक्स को दिया वो कहाँ जाएगा? देखिए डिस्काउंट डिसऑनर्ड हो, ठीक है, डिस्काउंट रिसीव्ड हो, डिस्काउंट अलाउड हो, डिस्काउंट की जो भी है वो सारी मैंने कहा बताई, जनरल प्रॉपर्टी। तो आपको मेरी वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक कर दें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। और जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं अपने दोस्तों को शेयर कर दें ताकि वो भी इसका बेनिफिट उठा सके, ठीक है। बाकी अगर आपको हेल्प चाहिए तो मेरी कुछ पहली वीडियो बनी हुई है, प्ले लिस्ट से जाके देख सकते हैं, केवीएस के नाम से बनाई है मैंने, ठीक है। तो आप उन्हें पढ़ सकते हो। टीचिंग एप्टीट्यूड की भी कुछ वीडियो डाली है, टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ सकते हो। बाकी अगर आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो तो नंबर गिवन है, क्रैश कोर्स अवेलेबल है, ठीक है। कुछ डाउट्स क्लासेस लेने चाहते हो तो वो भी अवेलेबल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।